बेटा जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पार्ट 2। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें इम्यूनिटी, ऑटोइम्यून डिजीज, एलर्जी और जो है हमारा जो कैंसर हमने पिछले जो है पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था। एड्स के बारे में आज पढ़ेंगे और एल्कोहल अब्यूज़ एंड ड्रग अब्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आज वाला जो है पार्ट वो भी काफ़ी हैवी है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि मैंने पार्ट 1 में आपको मेंशन कर दिए थे। पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया था कि सबसे ज़्यादा वेटेज कहाँ पे है, ठीक है, और PYQ ट्रेंड कहाँ पे है ये मैंने आपको पहले बेटा बता दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम के बारे में। चलो देखते हैं इम्यूनिटी क्या होती है बेटा। इम्यूनिटी होती है हमारा जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट्स। तो बेटा ये दो टाइप का होता है, पहले नंबर पे है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरे नंबर पे है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है बेटा वो क्या होती है, बाय बर्थ होती है। बाय बर्थ, बाय डिफॉल्ट रहती है एक छोटे बच्चे में, जैसे उसका बर्थ होता है तो ये काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। और ये बेटा क्या होती है, आफ्टर बर्थ होती है। आफ्टर बर्थ जो है जैसे जैसे जो है बॉडी, छोटे बच्चे की जो बॉडी है वो फॉरेन एजेंट्स को देखती है, उनकी इंफॉर्मेशन को गैदर करती है और उनके अगेंस्ट जो है डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है। बेटा वो कौन सी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। बाय बर्थ जो होती है नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि बेटा वो जो है किसी को भेदभाव नहीं करती, फंजाई को रोक देगी, बैक्टीरिया को भी रोक देगी, वायरस को भी रोक देगी। वो स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं होती है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेन या फिर एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करेगी, नहीं, ऐसा नहीं है, वो सबके अगेंस्ट काम करती है। और बेटा ये क्या है, नो मेमोरी। बेटा इसकी कोई मेमोरी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि पहली बार मेमोरी हुई, दूसरी बार मेमोरी और ज्यादा बढ़ी और उसके अगेंस्ट और तेजी से रिस्पॉन्स हुआ, ऐसा नहीं है। इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो हर बार न्यूट्रल होता है, हर बार स्टैटिक होता है, ठीक है। ऐसे अपलिफ्ट ऊपर ज्यादा नहीं होता है जनरली। इसकी बेटा क्या होती है, मेमोरी होती है। यानी कि बेटा क्या होता है, ये मेमोरी स्पेसिफिक होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेन के अगेंस्ट काम करता है और उसकी मेमोरी बना लेता है, ठीक है। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। इसको हम डिटेल में देखेंगे 1 by 1। पहले हम इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में देखते हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या है बेटा, मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी बोलती है देखो कि इट इज ए नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो बेटा ये बर्थ के टाइम पे ही प्रेजेंट पहले से होती है। तो this is accomplished by the providing different types of barrier to the entry of the foreign agents into our बॉडी। कहने का मतलब क्या है बेटा कि ये फिजिकल और जितने भी बैरियर्स हैं ये हम देखेंगे, PYQ हॉटस्पॉट है बेटा ये। तो ये क्या करती है बेटा, बैरियर्स वो होती है बीच में ब्लॉकेज लगा देती है, डिफरेंट टाइप के ब्लॉकेज लगाती है सो दैट कि जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो हमारी बॉडी में एंटर ना कर सके। ये PYQ हॉटस्पॉट है। कौन कौन से बैरियर्स हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है बेटा फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जो स्किन, ये देख सकते हो जो स्किन है वो नेचुरली क्या है बेटा, फिजिकल बैरियर है। यानी कि जो बैक्टीरिया को वो ब्लॉक करती है, ठीक है, नेचुरली होता है ना। कई बार अगर देखो नेचुरली क्या है, उसमें जो है एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, केराटिनोसाइट्स होती हैं, तो उसके ऊपर कोई भी पैथोजन उसका एंटर नहीं कर सकता, बहुत हार्ड होती है ना, इजीली पेनिट्रेट नहीं कर सकता कोई बैक्टीरिया या फिर पैथोजन। ऊपर से स्वेटिंग होती है, जो हमारी जो बॉडी जो है सिक्रीट करती है मटेरियल, ठीक है, तो वो एसिडिक होता है, तो उसको भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है ना। तो स्किन को भी थोड़ा सा केयर करना बहुत जरूरी होता है बेटा, क्योंकि बैरियर होती है। दूसरे नंबर पर है जो म्यूकस। म्यूकस नहीं होता बेटा, जो म्यूकस है फॉर एग्जांपल हमारी जो गट की लाइनिंग में जो है, स्टमक की लाइनिंग में जो म्यूकस होता है वो एक जो थिक सी लेयर बनाता है अराउंड द एपिथेलियल सेल। तो वो भी एपिथेलियल सेल तक क्या नहीं पहुंचने देता, बैक्टीरिया को पहुंचने नहीं देता, उनको ट्रैप कर देता है, ठीक है। तो म्यूकस भी क्या होता है बेटा, एक फिजिकल बैरियर का ही पार्ट है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, फिजिकल बैरियर का पार्ट है। फिर इसके बाद आता है बेटा फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आ गया, फॉर एग्जाम्पल स्टमक का जो एसिड है, जो क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड हो गया बेटा, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, लो pH होती है, हाईली एसिडिक होता है, और बहुत सारे बैक्टीरिया और बैक्टीरियल स्पोर्स, फंजाई, फंगल स्पोर्स सारे के सारे क्या होते हैं इसमें डाइजेस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और मेन इंटेस्टाइन तक कोई इन्फेक्शन नहीं फैला सकते। बहुत ही कम इस बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं। अगर वो इस बैरियर को क्रॉस कर गए, HCl क्रॉस कर गए, तो बेटा फिर जो है आपको जो है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो आप जो है म्यूकस की बेटा ये लाइनिंग थी, ऐसे करके म्यूकस की लाइनिंग थी, देखो एपिथेलियल सेल के ऊपर देखो म्यूकस की लाइनिंग है, ये ऐसे करके ना, ये लो। तो क्या करता है, ये बैक्टीरिया को ब्लॉक करती है, ये बैक्टीरिया को ब्लॉक करके एपिथेलियल सेल की जो है
ऐसे करके कोई बैक्टीरिया यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएगा एपिथेलियल सेल में, तो ये म्यूकस का ही पार्ट हो गया। फिर तीसरे नंबर पे हमने देखा क्या बोलते हैं हमारा जो फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में मैंने क्या बताया, HCl बताया। दो और फिजियोलॉजिकल बैरियर है बेटा, मैं उसका नाम मेंशन कर देता हूँ। टीयर्स, आंसू, ये दूसरे नंबर पे हो गया। पहले नंबर पे HCl हो गया ना, दूसरे नंबर पे टीयर्स, आंसू। घड़ियाली आंसू भी बहुत बहला कुछ बहाते हैं लोग, है ना। तो घड़ियाली आंसू की बात नहीं कर रहा, यानी कि झूठे मोटे आंसुओं की बात नहीं कर रहा, नेचुरल आंसू। फॉर एग्जांपल कोई डस्ट पार्टिकल चला गया या किसी ने ऐसे करके कोई यहाँ पे कुछ मार दिया, ठीक है, एकदम से कुछ चला गया आंखों के अंदर, तो बेटा क्या करती है हमारी बॉडी जो है नेचुरली जो है टीयर्स सिक्रीट करती है। और टीयर्स में बेटा क्या होते हैं, लाइसोजाइम होता है। क्या होता है, लाइसोजाइम। तो बेटा ये लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो अगली बार जो अगर आपके आंसू आ रहे हैं तो एकदम से जो है ऐसा नहीं है कि भाई वो रगड़ने लग जाओ, नहीं, आंसुओं को आने दो, सो दैट कि वॉश आउट कर दे जितने भी पार्टिकल्स हैं उसको, जो अंदर बॉडी के चले गए हैं, जो है आइज के अंदर चले गए। तो ये हो गया टीयर्स। और तीसरे नंबर पे है बेटा सलाइवा। बेटा सलाइवा में भी क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। सलाइवा में क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। तो लाइसोजाइम क्या करता है, वही सेम काम, सेल वॉल ब्रेक करता है बैक्टीरिया की, ठीक है। तो ये भी एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम हो गया। फिर तीसरे नंबर पे आता है सेलुलर बैरियर, यानी कि सेल्स। कुछ हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो बिना किसी भेदभाव के, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उनके अगेंस्ट काम करती हैं और उनकी कोई मेमोरी नहीं होती है, ठीक है। ये कौन कौन सी होती है, एनसीईआरटी इसमें बहुत टाइप के जो ल्यूकोसाइट यानी कि WBC को मेंशन करती है। पहले नंबर पे है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, यानी कि बेटा क्या होती है, न्यूट्रोफिल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, न्यूट्रोफिल की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस है ना बेटा, उसकी जो है उसकी जो मॉर्फोलॉजी काफी चेंज है, यानी कि 3 लोब्स हैं। अगर आप देखोगे ऐसे करके ना 2-3 लोब्स होते हैं ऐसे करके, ये देख सकते हो, है ना, ऐसे करके लोब्स हैं बेटा। तो ये जो होती है क्या होती है, PMNL होती है, PMNL। क्या हो गया बेटा, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। तो ये क्या है, न्यूट्रोफिल। फिर इसके बाद और WBC कौन सी आती है, फॉर एग्जाम्पल जो होगी मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस भी बेटा क्या होती है, जो कि टिश्यूज में प्रेजेंट होती है। ये देख सकते हो आप, जो है टिश्यू में प्रेजेंट है। तो ये क्या करती हैं बेटा, जितने भी जो है हमारे क्या बोलते हैं, हमारे जो एंटीजेंस हैं उसके अगेंस्ट काम करती हैं। तीसरे नंबर पे है नेचुरल किलर सेल। ये यहाँ पे जो मेंशन की है ये मैक्रोफेज नहीं है, ये पता है कौन सी है, ये NK सेल है। NK सेल क्या करती है, नेचुरल किलर सेल होती है, एक टाइप की लिम्फोसाइट है। और क्या करती है बेटा, वो कैंसर सेल को किल करती है, कैंसर सेल को पहचानती है, वो नेचुरल किलर सेल। इसके बाद एक और जो है मोनोसाइट, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होती है, मोनोसाइट। तो ये सारे के सारे जो WBC है बेटा वो सेलुलर बैरियर का काम करती है एंड इज द पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो WBC भी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होती है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन गलत करके आते हैं कि क्या ये WBC इनेट इम्यूनिटी का पार्ट नहीं होती, होती है। क्या वो एक्टिव इम्यूनिटी में रोल प्ले करती है, हाँ एक्टिव इम्यूनिटी में रोल प्ले करती है, ऐसी बात नहीं है, बट दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। फिर उसके बाद आता है बेटा 4th नंबर पे आता है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर क्या होते हैं, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल वायरल इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, वो क्या करेंगे बेटा, एक स्पेशल टाइप के साइटोकाइंस को रिलीज करेंगे जिसका नाम होता है इंटरफेरॉन। अब ये इंटरफेरॉन आसपास की जितनी भी जो सेल्स हैं, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं, उनके पास जाएगा और उनको सिग्नल देगा कि देखो भैया वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर चुका है, आप रेडी रहो। तो इसका मतलब क्या है बेटा, वो भी एक टाइप की यहाँ पे क्या अलर्ट सिस्टम है और इन जनरल बहुत सारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है जनरलाइज वे में। तो इसलिए ये क्या हो गया, इनेट इम्यूनिटी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बेटा। तो एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है वो क्या है बेटा, ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। एनसीईआरटी मेंशन करती है इसको, ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी। ये दो चीजें बहुत बढ़िया है बेटा इसकी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो बहुत जो बड़े पैरामीटर हैं, पहले तो क्या है, ये पैथोजन स्पेसिफिक है। क्या हो गया, पैथोजन स्पेसिफिक। पैथोजन स्पेसिफिक का मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर एक ही पैथोजन के अगेंस्ट काम करती है, ठीक है, और उसकी मेमोरी बना लेती है। दूसरे नंबर पे क्या करेगा, उसकी मेमोरी बना लेगी, याद रखेगी उसको, ठीक है, उसको याद रखेगी। पहली बार कोई इनकाउंटर हुआ,
पहली बार कोई एनकाउंटर हुआ, एंटीजन अंदर चला गया। एंटीजन क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, फंजाई हो गया, वायरस हो गया, हमारी बॉडी के अंदर हेलमिंथिस हो गए, ठीक है, वर्म्स हो गए। अगर बॉडी के अंदर वो चले जाते हैं तो बेटा पहले टाइम पे क्या करती है, अवर बॉडी इनकाउंटर्स ए पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, इट प्रोड्यूस ए रिस्पॉन्स दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स विच इज लो इंटेंसिटी। तो पहला जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। और उस टाइम पे वो एक मेमोरी बना लेती है। किस फॉर्म में बना लेती है मेमोरी? मेमोरी बनाती है बेटा मेमोरी बी सेल की फॉर्म में। किस फॉर्म में बना लेगी? मेमोरी बी सेल की फॉर्म में वो मेमोरी बना लेगी। दूसरे नंबर पे आता है बेटा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अगर दोबारा से अगर वो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो मेमोरी बी सेल जो कि जिसके पास पहले से मेमोरी है वो एक बहुत ही रॉबस्ट रिस्पॉन्स देती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स का बेटा एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। तो ध्यान रखना सेकेंडरी और एनामनेस्टिक जो रिस्पॉन्स है वो एक ही है, एकदम से रॉबस्ट होता है, बहुत तेजी से होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होता क्या है। बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज होती है। कौन प्रोड्यूस करता है उसको मैं आपको बताऊंगा। ऑब्वियसली बी सेल प्रोड्यूस करेंगी, बी लिम्फोसाइट, है ना। और साथ में क्या बेटा क्या होती है? टी लिम्फोसाइट भी होती है, टी लिम्फोसाइट भी होती है। तो हम इसको डिटेल में देखते हैं, जस्ट एक ओवरव्यू उठाइए, इसको हम डिटेल में देखते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे काम करती है। तो एक चीज तो क्लियर है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक। और फॉर एग्जांपल ये हो गया एक्सपोजर हो गया, सही से बनाया कि नहीं बनाया मैंने? हाँ ठीक है, ओके। प्राइमरी रिस्पॉन्स में फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंटीजन एनकाउंटर हो गया। फर्स्ट टाइम पे जो एंटीजन एनकाउंटर है, फर्स्ट एंटीजन एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर वो चला गया और वो बी सेल को दिख गया। किसको दिख गया? बी सेल को दिख गया, ठीक है। तो बी सेल यहाँ पे क्या करती है? रिस्पॉन्स करती है। अब यहाँ पे धीरे 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 रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। जैसे एलिसिट होगा रिस्पॉन्स, तो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, ऐसे करके। और फिर क्या बोलते हैं, ऐसे करके कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा बताओ? फेड हो जाएगा, ठीक है। यूजुअली इसमें कितना टाइम लगता है? 7 to 14 डेज भी लग जाते हैं कई केस में, तो 14 डेज, 7 to 14 डेज जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है ये प्राइमरी रिस्पॉन्स है। तो ये वाला जो है मैंने लिखवाया क्या है? प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब फॉर एग्जाम्पल जो है क्या हुआ? सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या है? 7 to 14 डेज में पीक पे चला गया, यहाँ पे डिप हो गया और यहाँ पे ठीक हो गया, फिर से सेकेंडरी यहाँ पे सेकेंड इनकाउंटर हो गया, यहाँ पे सेकेंड इनकाउंटर ऑफ द सेम एंटीजन। एंटीजन क्या हो सकता है? वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब उसने फॉर एग्जांपल यहां पे क्या कर दिया बेटा? यहां पे फिर से एनकाउंटर हो गया। तो यहां पे जो मेमोरी बी सेल बनी हुई थी, जैसे एनकाउंटर होगा 1-2 दिन के अंदर बहुत ही पीक पकड़ जाएगा बेटा, वो बहुत ही पीक पकड़ जाएगा, 1-2 दिन के अंदर ही पीक पकड़ जाएगा। तो ये वाला जो क्या है बेटा, क्या है ये? सेकेंडरी रिस्पॉन्स है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है 24 आवर से 48 आवर के अंदर ही क्या हो जाता है बेटा? एक्टिवेट हो जाता है और रॉबस्ट रिस्पॉन्स देता है, जिसको मैं बोलता हूं सेकेंडरी रिस्पॉन्स, या फिर उसको बोलते हैं बेटा हम एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अब एक चीज आपको मैं एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती पर आपको बता देता हूं, जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है उसमें यूजुअली क्या होती है? आईजीएम होती है। कौन सी होती है? आईजीएम। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में बेटा क्या होती है? आईजीजी रोल प्ले करती है। क्या रोल प्ले करती है? आईजीजी रोल प्ले करती है। कौन सी होती है? आईजीएम। और ये क्या होती है? आईजीजी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वैसे तो ये वाला जो है एनसीईआरटी से बाहर है, जस्ट एक समझाने के लिए। इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन एम, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबिन एम जो होता है वो सबसे पहले रिस्पॉन्स आता है इम्यूनोग्लोबिन उसका। अब हम देखते हैं कि इसमें जो सेल्स कौन कौन सी हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी खुद कितने टाइप की होती है वो हम देखते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये बेटा अगर देखा जाए तो ये होती है दो टाइप की होती है। सबसे पहले है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होते हैं? इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। इसको मैं क्या बोलता हूं? एएमआई बोलता हूं। इसको क्या बोलता हूं? एएमआई, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। दूसरे नंबर पे क्या आता है बेटा? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसको मैं क्या बोलता हूं? सीएमआई बोलता हूं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, ठीक है।
अब बेटा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीबॉडी होती है, होता क्या है, फॉर एग्जांपल एक बी सेल होगी, इसके पास क्या है बेटा, कोई एंटीजन इनकाउंटर हुआ तो इसने क्या बना दिया, ये इसने दो टाइप की चीजें बना दी। सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, एक स्पेशल टाइप की जो है सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है जिसका नाम होता है प्लाज्मा सेल। तो प्लाज्मा सेल क्या बनाना शुरू कर देती है, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। ये एंटीबॉडी क्या कर सकता है, इस एंटीबॉडी की खासियत क्या है, ये जो पैथोजन जो आया, बैक्टीरिया आया, तो ये उसकी सरफेस पे जाके बाइंड कर देगी, ऐसे करके बाइंड कर जाएगी, ठीक है, तो उसके ऊपर कर गई ये बाइंड ऐसे करके, ये लो। अब जैसे सरफेस के ऊपर बाइंड कर देगी तो यहाँ पे इसको कौन किल कर देगा, मैक्रोफेज किल कर देंगे। तो मैक्रोफेज यहाँ पे रोल प्ले कर रही है, देखो कर रही है ना, हाँ कर रही है, बट मेनली मैक्रोफेज को डायरेक्ट कौन कर रहा है, ये एंटीबॉडी कर रही है। कौन कर रही है, एंटीबॉडी। अगर एंटीबॉडीज को डायरेक्ट नहीं करेंगी तो ये वाला जो मैक्रोफेज है उसको किल तो कर देगा इन जनरल, बट उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ही स्लो होगी। इवन इन जनरल जो है एंटीबॉडी और भी बहुत सारे रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से पैथोजन क्या हो जाता है, किल हो जाता है। ये कभी हम जो है जब लॉन्ग वीडियोस में हम देखेंगे नेक्स्ट ईयर में, फॉर एग्जांपल मैं जो 11th और 12th का जो है प्रॉपर तरीके से एक एक सिंगल चैप्टर के ऊपर बेटा जो है मैं कम से कम 6, 7, 10 लेक्चर देने वाला हूं आराम से। पूरे के पूरे जो है 6 से 8 महीने का वो पूरा वो कोर्स होगा, उसमें हम बहुत डिटेल में सिंगल चीज़ों को देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ देखेंगे। वो नेक्स्ट ईयर से शुरू हो रहा है और ये मान के चलो कि वो नेक्स्ट ईयर नहीं, मतलब नेक्स्ट सेशन से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट 2027 के लिए हम उसको शुरू कर देंगे बेटा मई के बाद, ठीक है, 15 मई के बाद बेटा हम शुरू करने वाले हैं, ठीक। वो 11th-12th के लिए भी है और ड्रॉपर के लिए भी है कि 11th-12th के लिए अलग होगा, ड्रॉपर के लिए अलग होगा, मैं बता दूंगा, बाद में इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। अब ये जो बी सेल क्या करती है, कुछ टाइप की मेमोरी बी सेल भी बना देती है बेटा। अब जो मेमोरी बी सेल होती है ना, उसकी खासियत होती है कि उसके ऊपर क्या होते हैं, ऐसे करके एंटीबॉडी लगे रहते हैं। ये लो, ये एंटीबॉडी लगे रहेंगे। ये कौन से होते हैं, पैथोजन स्पेसिफिक। ये वाला जो पैथोजन है ना, पैथोजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी होते हैं। अगली बार तो पहले केस में क्या हो गया, एंटीबॉडी बना दिया, ये मेमोरी बी सेल ने एंटीबॉडी बनाए और जो है एंटीबॉडी टैग कर दिया, किल कर दिया। सेकंड टाइम पे क्या बन गई है, मेमोरी बी सेल बन गई, जो कि पैथोजन स्पेसिफिक मेमोरी बी सेल है। इसके पास मेमोरी, यानी मेमोरी होगी ना इसके पास, इसके ऊपर एंटीबॉडी लगे हुए सरफेस के ऊपर। अब अगली बार ये वाला जो एंटीजन आएगा, यानी कि बैक्टीरिया आएगा, तो ये फटाक से डिटेक्ट कर लेगी और उसके अगेंस्ट बहुत ही रॉबस्ट रिस्पॉन्स होगा मेमोरी बी सेल का। अब दूसरे नंबर पे आता है बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है, नो एंटीबॉडी प्रोडक्शन, नो एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो इस केस में क्या होता है बेटा, बहुत सारे जो है यहाँ पे किलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सेल किलर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स, ठीक है। एंड यहां पे सेल खुद भी क्या करती है बेटा, सेल इटसेल्फ आल्सो कैन किल द पैथोजन और या फिर क्या कह सकते हैं, फॉरेन एजेंट। फॉरेन एजेंट कुछ भी हो सकता है, फॉरेन एजेंट कुछ भी हो सकता है बेटा। इसमें जो सेल्स रोल प्ले करते हैं, चलो वो बता देता हूं आपको। ये यूजुअली टी सेल्स होती हैं। कौन सी होती हैं, टी सेल्स होती है, टी लिम्फोसाइट होती हैं। तो टी लिम्फोसाइट भी दो टाइप की होती हैं, टी साइटोटॉक्सिक और टी हेल्पर सेल। तो इसके बारे में हम देखते हैं। पहले हम एक्वायर्ड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में देखते हैं, फिर हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इम्यूनाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलो भाई, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो है सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एंटीबॉडी इम्यूनिटी, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर ईच, चलो हम देखने वाले एंटीबॉडी कैसी होती है, कैसे है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। ओवरव्यू है फिर से। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या था, बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन बाय टी सेल मेनली। चलो ये तो एक नॉर्मल हो गया, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये टी हेल्पर सेल और यहाँ पे क्या, ये टी साइटोटॉक्सिक सेल और ये क्या है, एंटीबॉडी। चलो भाई हम देखते हैं पहले एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीबॉडी मीडिएटेड जो है इम्यूनिटी है, उसमें बेटा हम क्या देखने वाले हैं, एंटीबॉडीज देखने वाले हैं। एक चीज तो मैंने आपको बता दी थी कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कौन करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय द बी सेल्स और द मेमोरी बी सेल्स। मेमोरी बी सेल भी आगे जाके क्या करती हैं, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती है। एंटीबॉडी क्या होते हैं बेटा, इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। देख सकते हो आप इसकी कितनी चेन है बेटा, कितनी चेन दिख रही है आपको, ये वाली देख सकते हो आप, यहां से लेके यहां तक क्या है, ये लाइट चेन है बेटा, क्या ये
लाइट चेन। लाइट चेन मतलब छोटी चेन है, अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो कम होता है। तो कितनी लाइट चेन है आप देख सकते हो, 2 लाइट चेन है, ये भी लाइट चेन है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाले जो मैंने यहाँ पे ये दिखाई है, यहां से लेके यहां तक जो है, ये बेटा क्या है, हैवी चेन है। क्या है ये, हैवी चेन। तो हैवी चेन्स कितनी है, 2। लाइट चेन भी कितनी है, 2। इसी वजह से इसको स्ट्रक्चर को बोला जाता है H2L2, H2L2, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इसको, मैं आपको और डिटेल में बताता हूं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बेटा क्या हो गया, वाई शेप से स्ट्रक्चर मानी जाती है ऐसे करके, ये होगी हैवी चेन। बेटा हैवी चेन जो होती है आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के से हेल्प से आपस में क्या रहती हैं, बाइंड रहती हैं। तो ये बॉन्ड क्या होते हैं बेटा, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं ऐसे करके। ये चेन है, एक चेन है, दूसरी चेन जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड से एक दूसरे के साथ बाइंड रहती है। एनसीईआरटी ने यहाँ पे 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड बताए हैं, बट आपको मैं बता देता हूँ बेटा, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन जो है ए, डिफरेंट टाइप के इम्यूनोग्लोबिन में डिफरेंट नंबर होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के, बट एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती, आपको भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज बताता हूँ, इंट्रा जो है चेन भी होते हैं, इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं, देखिए विद इन चेन भी होते हैं, ठीक है बेटा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इसके साथ लाइट चेन भी होती है, 2। हाँ बेटा 2 लाइट चेन भी होती है। अब ये 2 लाइट चेन होती हैं, वो भी हैवी चेन के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या रहती है, बाइंड रहती है, ठीक है। इसमें भी आपस में जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड भी इसमें होते हैं, देखो ऐसे करके इंट्रा चेन होते हैं। क्या होता है, इंटरचेन। तो देख सकते हैं इंटरचेन क्या होते हैं, जो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 चेन के साथ बाइंड रहते हैं, 2 चेन के साथ बाइंड, बिटवीन 2 चेन्स, ऐसा 2 चेन के साथ बोलना ठीक नहीं है, बिटवीन 2 चेन्स। हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में भी क्या होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। अब पूछा जाता है क्वेश्चन कि एंटीजन बाइंडिंग साइट कौन सी होती है, तो एंटीजन बाइंडिंग साइट बेटा ये होती है, यहां पे जाके एंटीजन बाइंड करता है, ठीक है। ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, ये होती है एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है बेटा। एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, यहां पे भी एंटीजन बाइंडिंग साइट है। तो कितनी एंटीजन बाइंडिंग साइट है, आपको क्या लगता है, 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है बेटा। एक जो है फॉर एग्जांपल ये सामने दिया है, ये आईजी जी जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है। आईजीएम की थोड़ी सी अलग स्ट्रक्चर होती है, आईजीए की थोड़ी सी अलग स्ट्रक्चर होती है। आईजीएम में 5 एंटीबॉडी एक साथ बाउंड होते हैं, ठीक है, एक क्लस्टर्ड में होते हैं। आईजीजी जो होती है वो मोस्टली सिंगल में होती है, और आईजीए जो होती है वो डाइमर में होती है, यानी कि 2 एंटीबॉडी आपस में जुड़े रहते हैं। बट आपके सिलेबस में ये सब कुछ नहीं है, तो आपको नहीं करना है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये वाला जो पोर्शन होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, ये वाला हैवी चेन का ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जिसको मैं क्या बोलता हूं, एफसी पोर्शन बोलता हूं, फ्रेगमेंटरी क्रिस्टलाइज्ड। तो ये क्रिस्टलाइज्ड पोर्शन होता है, ठीक है। तो ये वाला बेटा बाइंड नहीं करता किसके साथ, एंटीजन के साथ ये बाइंड नहीं करता है, ठीक है। तो अगली स्लाइड में थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि आपसे कहीं गड़बड़ ना हो जाए एंटीबॉडी के बारे में। ये हो गया एंटीबॉडी, कौन सी मैंने बताई थी, ये कौन सी बताई थी बेटा मैंने, हैवी चेन बताई थी। आपस में किससे बाइंड है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से। इसमें भी आपस में क्या होते हैं, ऐसे करके डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है। अब बेटा जो है ना, इसके भी 2 पोर्शन होते हैं। ये होता है वेरिएबल साइट्स होती है, ये क्या होती है, वेरिएबल। हैवी चेन है, ये हैवी चेन है, और ये वेरिएबल है, वेरिएबल चेन होती है। वेरिएबल चेन का मतलब क्या होता है बेटा, वेरिएबल चेन का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो साइड होती है, ये डिफरेंट जो है एंटीबॉडी में डिफरेंट होती है, ठीक है। इसके बाद जो आ जाता है ये वाला बेटा क्या होता है, ये जो कांस्टेंट रीजन होता है, ये वाला जो है यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, कांस्टेंट रीजन होता है, कांस्टेंट रीजन होता है, ठीक है। ये कांस्टेंट रीजन जो है, ये वाला जो है पोर्शन जो मैंने यहां से लेके हैवी चेन का जो यहां तक बताया है, ये बेटा क्या होता है, कांस्टेंट रीजन होता है। ये कांस्टेंट रीजन 5 टाइप का होता है यूजुअली, ठीक है। अल्फा, फिर उसके बाद है गामा, फिर उसके बाद है डेल्टा, फिर उसके बाद है एप्सिलॉन, और उसके बाद कौन सा आ गया, माइक्रोन, ठीक है। तो बेटा 5 टाइप का होता है, और इसी बेस पे फिर एंटीबॉडी होती है।
यानी कि हैवी चेन के जो कांस्टेंट रीजन के बेस 5 टाइप का ही होता है। हर एक जो है एंटीबॉडी में ये कांस्टेंट रहेगा। अल्फा यानी कि IgA में, IgA अल्फा मतलब IgA में बेटा ये क्या रहेगा, अल्फा टाइप का रहेगा। जितने भी Ig हैं उसमें कांस्टेंट रहेगा ही। फिर उसके बाद कौन सा है, Ig गामा यानी कि IgG, इसमें क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का रहेगा, गामा रहेगा, गामा टाइप का रहेगा, और उस टाइप को एंटीबॉडी को हम क्या बोलेंगे, IgG बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, IgD, यहाँ पे NCERT यहाँ पे मेंशन नहीं करती बट IgD को, बट मैं आपको बताया तो IgD भी होता है। फिर उसके बाद है IgE, IgE जो है जो कि एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें एप्सिलॉन होता है। और इसके बाद है IgM। तो इसका मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाए, वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं बट बाई चांस अगर आ जाए तो कि एंटीबॉडी किस टाइप पे बेस पे एंटीबॉडी क्लासिफाई की जाती है। एनसीईआरटी सिर्फ 4 टाइप के एंटीबॉडी बोलती है बट मैं 5 टाइप के बोल रहा हूं आपको, ठीक है, बट आपको 4 टाइप का ही मानना है क्योंकि एनसीईआरटी ने वही बोला है। और ये वाला जो कांस्टेंट रीजन है उस बेस पे क्लासिफाई किया गया है। वेरिएबल रीजन तो एंटीजन स्पेसिफिक होता है, जितने टाइप के एंटीजन होंगे उतने टाइप का वेरिएबल रीजन होगा। ठीक है, वो उस चीज की हम अलग बाद में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद है बेटा ये क्या आता है हमारा, ये आ जाती है हमारी लाइट चेन आ जाती है। कौन सी आ जाती है, लाइट चेन। कितनी है लाइट चेन, ये भी बेटा 2 है, और ये भी आपस में किससे बाइंड रहती हैं, ऐसे करके जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ यहां पे जुड़ी रहती है हैवी चेन के साथ। ठीक है, अब इसमें भी 2 रीजन होते हैं बेटा, इसमें भी 2 रीजन होते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है ये वेरिएबल होता है और ये वाला क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट रीजन होता है और ये वाला क्या होता है, वेरिएबल रीजन होता है। क्या होता है बेटा, वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन का मतलब क्या होता है, एंटीजन जितने टाइप के होंगे उस हिसाब से क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ये वाला क्या होता है, कांस्टेंट रीजन होता है, कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। अब क्योंकि ये प्रोटीन है बेटा, क्योंकि ये प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन है, गोल प्रोटीन होते हैं, वैसे वाई शेप दिख रहे हैं बट होते गोल टाइप के होते हैं। एक्चुअल में जो है अगर हम बात करें कि इसमें अगर प्रोटीन है तो बेटा उसका N और C टर्मिनल भी होगा। तो यहां पे इसका क्या होता है, N टर्मिनल होता है और इस साइड क्या होता है, C टर्मिनल होता है बेटा इसका। ठीक है, C टर्मिनल होता है। आपको सिलेबस में आपके है नहीं बट आपको मैं बता देता हूं, एक डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ये जो पार्ट है, इतना सा पार्ट, ये यहां से देखिए, हिंज से लेके, हिंज बोलते हैं इसको, हिंज से ऊपर वाला जो रीजन है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, FAB। क्या बोलते हैं, FAB, यानी कि फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, फ्रेगमेंट फॉर द एंटीजन बाइंडिंग, यानी कि ऐसा फ्रेगमेंट जो एंटीजन के साथ बाइंड करता है। फिर ये वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला जो पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, FC रीजन, यानी कि फ्रेगमेंट कांस्टेंट, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइज बोलते हैं वैसे इसको, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइज्ड जहां तक मुझे याद है, या फिर इसको फ्रेगमेंट क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। बट ये जो मैंने ग्रीन कलर में लिखवाई है बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, नीट के सिलेबस में नहीं है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया, मेरे को बताने का मन कर गया, बट आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ये बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बनाता कौन है एंटीबॉडी को, मैंने आपको बता दिया। एंटीबॉडी कौन बनाता है बेटा, एंटीबॉडी को बनाता है जी हमारा बी सेल बनाती है। अब यूजुअली एंटीबॉडी करती क्या है वो आपको बता देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो है कोई पैथोजन हो गया, एंटीजन के जो वो वाले पोर्शन है, ये वाले वेरिएबल जो पोर्शन है वो बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये वाला एंटीजन है और ये जो है एंटीबॉडी की साइट्स होती हैं बेटा। ठीक है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। क्या होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, तो ये एपिटोप और पैराटोप कॉन्सेप्ट होता है बट एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, तो मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा। जाएंगे जब मैं फुल फ्लेज में कोर्स लॉन्च करूंगा तो परफेक्टली इम्यूनोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एज पर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को बिल्कुल खोल के रख देंगे अपन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब जैसे ही यहां पे बेटा ये पैथोजन के साथ ये बाइंड हुआ, ठीक है, एंटीबॉडी, तो अब क्या करेगा, ये टैग हो गया है, ये टैग्ड हो गया, यानी कि पैथोजन इज टैग्ड फॉर डेथ, कि भैया इसके ऊपर ये लग गया है, डेथ टैग लग गया है। एंटीजन अगर बाइंड करेगा तो डेथ टैग लगेगा। तो डेथ टैग यहाँ पे 2 तरीके से होते हैं बेटा। डेथ कैसी होती है, दो तरीके से होती है। इसको मैक्रोफेज किल कर सकती है। ठीक है, कौन किल कर सकती है, मैक्रोफेज किल कर सकती है। कई केस में क्या कर सकती है, न्यूट्रोफिल किल कर सकती है, मोस्टली वैसे मैक्रोफेज ही करती है। ठीक है, यहां पर इसका बेटा पोर्स बन जाते हैं, इसके क्या बन जाते हैं, इसके
पोर्स बन जाते हैं। एंटीजन बाइंडिंग की वजह से इसके क्या बन जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे, जो कि एक कॉम्प्लीमेंट्री आपको आपके सिलेबस में नहीं है, पोर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे पोर्स बन जाते हैं, सारा जो सेल का कंस्टिट्यूएंट है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और सेल डेड हो जाएगी। तो आप समझ पा रहे हो कैसे एंटीजन जो है कैसे एंटीबॉडी बाइंड करके उसको डेथ टैग करती है, और डेथ टैग से दो टाइप से डेथ हो सकती है, या तो उसके पोर बन जाएंगे या फिर उसको मैक्रोफेज किल कर देगी। ठीक है, डेंड्राइटिक सेल भी किल कर सकती है, ध्यान रखना। ये तो हो गया हमारा AMI। अब हम बात करते हैं CMI की, बात करते हैं यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बेटा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बेटा ध्यान रखना, जो टी सेल्स होती हैं खास करके जो क्या बोलते हैं, जो अब दो टाइप की होते हैं, देखो टी साइटोटॉक्सिक सेल होती है और क्या होती है, टी हेल्पर सेल। ठीक है बेटा, ये टी सेल जो होती है, टी लिम्फोसाइट जो होती है बेटा, क्या कर सकती है, ये क्या कर सकती है, कैन डिटेक्ट द सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्राफ्ट जो है, तो ग्राफ्ट देखो, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, किडनी हो गया। ठीक है, किसी पर्सन की किडनी काम करना बंद कर गई है, तो उसने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल जो है किडनी क्या कर दिया बेटा, उसने यहां पे ट्रांसप्लांट किया, तो किडनी यहां पे ट्रांसप्लांट हुई। अब फॉरेन किडनी, इसको हम बोलते हैं ग्राफ्ट बोलते हैं। बेटा जैसे ग्राफ्ट आएगा तो जो होस्ट होता है, जो होस्ट जो होता है उसकी बेटा जो टी सेल्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है, और वो डिटेक्ट करती हैं एक स्पेशल साइट्स को, जिसको मैं बोलता हूं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स टाइप 1। एक्चुअल में क्या होता है, जो किडनी सेल्स हैं, फॉरेन किडनी सेल्स हैं, उसकी सरफेस पे एक स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, मार्कर्स होते हैं, यानी कि पता चल जाएगा। और इस पर्सन की जो है किडनी सेल्स के ऊपर जो खुद के पास थे वो भी क्या थे, अलग टाइप के मार्कर थे। ये होस्ट मार्कर थे और ये क्या है, गेस्ट मार्कर है। ये क्या है, होस्ट मार्कर है और ये क्या है, गेस्ट मार्कर है। उसका नाम रख दिया मैंने मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो बेटा जो MHC1 होते हैं, अगर ये दोनों मैच नहीं हुए तो बेटा ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये टी सेल जो है ये क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, और किडनी की जो सेल्स हैं, जो ग्राफ्ट किडनी है, उसको क्या कर देगी, डैमेज कर देगी, खत्म कर देगी। उस चीज को मैं बोलता हूं ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन इज ए टाइप ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अगर कोई आपसे पूछे तो कि ये ग्राफ्ट जो है रिजेक्शन क्या होता है, बेटा एक टाइप का वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। कौन काम करता है इसमें, मेनली रोल प्ले कर रहा होता है टी साइटोटॉक्सिक सेल। टी साइटोटॉक्सिक सेल, नाम से क्लियर, साइटोटॉक्सिक, वो सेल्स को किल करती है। ठीक है, फॉरेन सेल्स को, फॉर एग्जांपल यहां पे किडनी के सेल्स को पहचान जाएगी और उसके मार्कर को पहचान जाएगी, सरफेस पे लगे हुए एंटीजन को पहचान जाएगी, एंटीजन नहीं मार्कर को पहचान जाएगी। उसका नाम है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो हिस्टोकम्पैटिबल यानी कि टिश्यू के बीच में कंपैटिबिलिटी है कि नहीं, ये चेक कौन करता है, ये टी सेल करती है, TC सेल करती है। कौन सी सेल करती है, TC सेल करती है। TC सेल को बेटा कई केस में CD8 सेल भी बोल दिया जाता है। ये आपके सिलेबस में इतना ज्यादा मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं, CD8 सेल भी इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर यहाँ पे कोई भी समस्या आ रही है, आपको लग रहा है कि NCERT से कुछ चीजें बाहर जा रही हैं, तो आप उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बट अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि बिहाइंड मैकेनिज्म क्या चल रहा होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन में। ठीक है बेटा, अगर जो है दो अगर पर्सन होते हैं, अगर फैमिली में पर्सन होते हैं, फैमिली के जो पर्सन होते हैं बेटा, उनके जो MHC होते हैं मोर और लेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। उनके जो कंपैटिबिलिटी क्या होती है, इजी होती है। अगर ये जो कंपैटिबिलिटी अगर इजी ना हो, ठीक है, फॉरेन बंदा हो, तो फिर बेटा हमें इम्यून सप्रेसिव एजेंट देने पड़ते हैं। इम्यून सप्रेसिव एजेंट TC सेल को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं, सो दैट कि वो एक्टिवेट ना हो जाए। ठीक है बेटा, यहां तक कोई आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना, समस्या हो बता देना। इसके बाद आता है टी हेल्पर सेल क्या करती हैं। फिर सर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी हेल्पर सेल का क्या काम है, बेटा ये बहुत बड़ा काम है। आज हम पढ़ने वाले हैं, एड्स में इसका रोल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो टी हेल्पर सेल होती है उसको मैं बोलता हूं CD4 सेल। क्या बोलता हूं बेटा, उसको मैं CD4 सेल बोलता हूं, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन टाइप 4 सेल बोलता हूं। ये क्या करती है बेटा, आपको मैं बता देता हूं। फॉर एग्जांपल मैक्रोफेज आई इधर से, मैक्रोफेज ने क्या कर दिया, एक जो है पैथोजन फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, उसको डाइजेस्ट कर दिया, खत्म कर दिया। उसको क्या कर दिया, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल ये हो गया बैक्टीरिया, इसको खत्म कर दिया। ले भाई,
ये ले, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है, ये इसके जो छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये कौन शो करेगा ऐसे करके, ये शो कर देगा। कौन करेगा, मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज ने क्या कर दिया, ये बैक्टीरियल कंपोनेंट शो कर दिए यहां पे। अब ये कैसे शो की, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है। ये बैक्टीरियल कंपोनेंट जो है मैक्रोफेज ने डाइजेस्ट किया और इसको शो कर दिया। किसको शो कर दिए, CD4 सेल को। कौन सी सेल को, CD4 सेल को शो कर दिया। ठीक है, CD4 कौन सी है, टी हेल्पर सेल जिसको बोलता हूं, इसको शो कर दी है। लो भाई आ गए, ये क्या करेगी, डिटेक्ट कर जाएगी। देखो कैसे डिटेक्ट कर रही है, डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं कर रही है, डायरेक्ट एंटीजन के साथ बाइंड नहीं कर रही। क्या कर रही है, मसले जो है जो बैक्टीरियल कंपोनेंट है उसके साथ क्या कर देगी, ये ऐसे डिटेक्ट कर रही है, इनडायरेक्टली डिटेक्ट कर रही है, खुद से नहीं डायरेक्ट डिटेक्ट कर सकती। ऐसा नहीं है कि ये जो सेल्स है डायरेक्ट इसको देख लेगी, नहीं, डायरेक्ट नहीं देख पाती, थोड़ी सी हैंडीकैप्ड होती है इस मामले में। ये क्या करती है, मैक्रोफेज से क्या लेगी, कुछ सिग्नल लेगी और ये एक्टिवेट हो जाएगी। अब होगी ये एक्टिवेट, ये लगाए, ये होगी एक्टिवेट, दिमाग की बत्ती जल गई। कौन सी, टी हेल्पर सेल की। अब ये बेटा बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज करेगी। तो ये साइटोकाइंस क्या करेंगे, मेमोरी बी सेल को एक्टिवेट कर देंगे, बी सेल को एक्टिवेट कर देंगे। मेमोरी बी सेल बोलना ठीक नहीं है, ये बी सेल को एक्टिवेट कर देंगे। तो आप समझ पा रहे हो कैसे सर्कल चलता है। ये वाला जो है मैक्रोफेज है, वो इन जनरल इन्नेट इम्यूनिटी से उसने बैक्टीरिया को मार दिया और वो सरफेस के जो एंटीजन है उसको दिखा दिया, किसको, टी हेल्पर सेल को। वो एक्टिवेट हुई, उसने जाके बी सेल को बता दिया। तो टी हेल्पर सेल क्या करती है, एक मीडिएटर का काम करती है बिटवीन द बैक्टीरिया एंड द बी सेल। तो यहां पे क्या कर रही है, मीडिएटर का काम कौन कर रही है, CD4 सेल यानी कि टी हेल्पर सेल कर रही है। और ये जो बी सेल होती है, ये फिर जाके, ये तो बैक्टीरिया आ ही गया, अब इसके अगेंस्ट एक्टिवेट हो जाएगी, हाइपर एक्टिवेट हो जाएगी। दोबारा कोई और बैक्टीरिया आएगा तो उसके अगेंस्ट क्या करेगी बेटा, बहुत रोबस्ट रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगी। जो टी हेल्पर सेल होती है, टी हेल्पर सेल, ये वाली जो टी हेल्पर सेल है, इसी को कौन किल करता है, मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल जो होती है, इन दोनों को ही किल कौन कर रहा है बेटा, जो हमारा वायरस है, हमारा तो क्या वायरस है, वो HIV का जो वायरस है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है, वो इन दोनों को ही किल करता है। पूरा सिस्टम ही तहस नहस हो जाता है। जो बैक्टीरिया और जो है इन दोनों के मेमोरी बी सेल के बीच में, बी सेल के बीच में जो काम करने वाले पिलर हैं वो हट जाते हैं, बी सेल काम नहीं कर पाती, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता जाता है, बंदे को सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से डेथ होती है एक्चुअल में। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आज वो कैसे काम करता है। ये तो हो गया हमारा। इसके बाद है, चलो ये तो हो गया हमारा भाई मीडिएटेड इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी सारा हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है बेटा। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में पहले बता देता हूं आपको क्या होता है। अगर आपकी बॉडी में एंटीजन, चाहे वो लाइव एंटीजन हो चाहे वो एटेन्यूएटेड यानी कि वैक्सीन की फॉर्म में, एटेन्यूएटेड क्या मतलब क्या होता है, डिसआर्म्ड पैथोजन, या फिर क्या हो सकता है, लाइव पैथोजन। क्या होता है बेटा, लाइव पैथोजन। अगर ये जो है क्या करता है बेटा, अगर चला गया बॉडी के अंदर तो जो है बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो एक्टिवेट हो जाती है। इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, कौन सी सेल्स, वही है जो हमारी क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल जो है कौन सी आ जाएंगी, बी सेल्स आ जाएंगी। तो ये क्या होता है बेटा, लाइव एंटीजन होता है ये, या फिर एटेन्यूएटेड एंटीजन भी हो सकता है। एक्टिव इम्यूनिटी में यानी कि एंटीजन बॉडी के अंदर जाता है और जो इम्यूनिटी बनती है, बी सेल बनती है, बी सेल फिर मेमोरी बनाती है। क्या बनाएगी बेटा, मेमोरी बनाएगी, और इस केस में फिर जो है बी सेल भी डायरेक्ट एंटीबॉडी बनाएंगी, और अगर मेमोरी बी सेल को दोबारा अगर रिस्पांस मिला तो वो भी एंटीबॉडी बनाएंगे। इस केस में एंटीबॉडी प्रोडक्शन बॉडी खुद करती है एक एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, when a host is exposed to the antigens which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host body. Clear cut बोलती है एनसीईआरटी, है ना। This type of immunity is called the active immunity. तो ये बात की गई है। Active immunity is slow and take time to give its full effective response. क्योंकि बॉडी को जो है एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने में, मेमोरी बी सेल बनाने में टाइम लगता है, तो बेटा ये क्या होती है, थोड़ी सी स्लो होती है। ठीक है, जो वैक्सीन देते हैं, फॉर एग्जांपल जो कोविड वैक्सीन थी तो उसकी 2 डोज दी गई थी। पहली थी क्या, जो एटेन्यूएटेड जो वायरसेस थे, ठीक है, यानी कि वायरस के डिसआर्म्ड जो है वो वेरिएंट थे, वो बॉडी में इंजेक्ट किए गए थे, तो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स आया था, उसमें थोड़ा सा हल्का सा फीवर आया था।
आपको पता होगा शायद बहुत सारे बंदों ने ये काम किया था, इम्यूनाइजेशन करवाया था अपना, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी थी। फिर उसके बाद वो सेकंड डोज लगी थी, तो सेकंड डोज में बेटा क्या था, हमारी जो बॉडी है वो जो है उसने सेकेंडरी रिस्पॉन्स दिया था और रॉबस्ट रिस्पॉन्स दिया था। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं एक्टिव। हाँ, ये पैसिव इम्यूनिटी का आ गया बेटा। पैसिव रेडीमेड जब एंटीबॉडी, जब हमारी बॉडी इतना टाइम नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन हो गया, इतना टाइम नहीं है, 5-7 दिन 10-12 दिन आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन का, 5-7 दिन के अंदर तहस नहस हो जाएगी आपकी बॉडी, ठीक है, आप वीक पड़ जाओगे। तो इमीडिएटली रेडीमेड जो एंटीबॉडी है जो उस पैथोजन के अगेंस्ट बनी हुई है, उस एंटीजन के अगेंस्ट बनी हुई है, इंजेक्ट करो सो दैट कि इमीडिएटली एक्शन होना शुरू हो जाए। तो इस केस में क्या होता है बेटा, इस केस में क्या होता है, डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन एंटीजेंस या फिर एजेंट्स, इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी दी जा रही है। ये भी बेटा 2 टाइप की होती है। पैसिव इम्यूनिटी बेटा 2 टाइप की होती है। कौन सी होती है, नेचुरल होती है, और क्या होती है, आर्टिफिशियल होती है। क्या होती है, आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल कौन सी होती है, फॉर एग्जाम्पल जो मदर से मदर टू चाइल्ड जा रही है ना, मदर का जो प्लेसेंटा होता है, तो प्लेसेंटा से क्या जाता है बेटा, एंटीबॉडीज जाती हैं। फिर उसके बाद जो है, जब बर्थ के बाद भी जो मिल्क होता है और फर्स्ट मिल्क होता है जिसका नाम क्या होता है, कोलोस्ट्रम होता है, तो उसमें भी IgA होती हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी होती है। यानी कि जिस जो मदर ने एंटीजन देखे हैं अपनी क्या बोलते हैं लाइफ में, वो सारी की सारी इम्यूनिटी किसको दे दी जाती है, बच्चे को दे दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ IgA। मिल्क में क्या होता है, IgA होता है। जो प्लेसेंटा क्रॉस करता है वो कौन सा होता है बेटा, IgG होता है। ठीक है, एंटीबॉडी के टाइप जो होते हैं, मैंने 5 टाइप के बताए थे ना, NCERT 4 टाइप के बोलते हैं। आर्टिफिशियल में क्या होता है बेटा, हम जो है खुद सिंथेटिक जो होते हैं, सिंथेटिक वैक्सीन कह सकते हैं उसको। सिंथेटिक वैक्सीन का मतलब क्या है, रेडीमेड जो है, सिंथेटिक बोलना तो ठीक नहीं है, वैसे सिंथेटिक बोलना ठीक नहीं है। रेडीमेड जो होते हैं एंटीबॉडी हम इंजेक्ट करते हैं, एब्स हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे इनटू द बॉडी। ठीक है, ये कैसे होता है वो हम देखते हैं। चलो भाई, फॉर एग्जाम्पल जो वैक्सीनेशन होती है ना बेटा, अच्छा वैक्सीनेशन से पहले ना एक काम करता हूं, जो हमने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी बताई है ना, उसके बारे में थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक क्या होती है बेटा, पैसिव इम्यूनिटी। एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसमें एंटीजन जाएगा और हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी। इस केस में क्या होता है, डायरेक्ट एंटीबॉडी इनटू द बॉडी इंजेक्ट की जाती है, चली जाती है। अब ये भी जो है एक्टिव इम्यूनिटी बेटा क्या कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, नेचुरल और क्या होती है, आर्टिफिशियल। ठीक है, तो नेचुरल कौन सी होती है बेटा, एक्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल कौन सी होती है, फॉर एग्जांपल जो है मदर टू चाइल्ड हो गया। नहीं मदर टू चाइल्ड क्यों हो जाएगा यार, ये क्या कर रहा हूं मैं, नो 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 नो, तो इधर होता है ना, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक, तो बेटा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो है एंटीजन या फिर जो है बैक्टीरिया या फिर जो पैथोजन जो है, लाइव पैथोजन, क्या है ये लाइव जो एंटीजन, ये क्या चला गया आपकी बॉडी के अंदर चला गया, आपको इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन होने पे आपकी बॉडी ने क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर दिया। तो ये क्या होता है, नेचुरल होता है। नेचुरल बीमार पड़ते तो अगली बार बीमार नहीं पड़ते, होता है ना, साल में कोई बंदा एक बार बीमार पड़ता है पूरा साल बीमार नहीं होता, तो वही वाली बात है बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, हम जो है डेड एंटीजेंस या फिर जो पैथोजेंस या फिर उसका कोई डेड एंटीजन का जो या फिर पैथोजन का कोई पार्ट या फिर इसका पार्ट, इट्स पार्ट हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर और बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है उसके अगेंस्ट। तो इस केस में एक्टिव इम्यूनिटी के केस में हमेशा ए फॉर एक्टिव, एक फॉर एंटीजन जाता है, बात खत्म। ठीक है, इस केस में क्या है, पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी जाती है, बॉडी के अंदर क्या जाती है, एंटीबॉडी। अब ये भी 2 टाइप का होता है बेटा, कौन सा है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल कौन सा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मदर है, मदर टू चाइल्ड, वो क्या जाता है बेटा, नेचुरल जाते हैं एंटीबॉडीज थ्रू द प्लेसेंटा और थ्रू द कोलोस्ट्रम एंड मिल्क। कोलोस्ट्रम में सबसे ज्यादा होता है, बहुत जरूरी होता है, और इन जनरल मिल्क में भी IgA जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला जो एंटीबॉडी है जो मैं बात कर रहा हूं, आर्टिफिशियल बेटा,
तो आर्टिफिशियल एंटीबॉडी क्या होती है? आर्टिफिशियल एंटीबॉडी क्या होती है बेटा? इस केस में एंटीबॉडी इंजेक्ट प्री फॉर्म्ड इंजेक्ट की जाती है। फॉर एग्जांपल जो स्नेक बाइट हो गया, ठीक है, और जो टिटनस हो गया, तो उसमें क्या करते हैं हम? डायरेक्टली एंटीबॉडी को क्या कर देते हैं? इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी के अंदर, सो दैट कि वो न्यूट्रलाइज करती है स्नेक बाइट टॉक्सिन को और टिटनस टॉक्सिन को, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा। इसका मतलब वैक्सीनेशन क्या होती है? वैक्सीनेशन क्या है बेटा? सबसे पहले आपको बताता हूं। वैक्सीनेशन द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ द इम्यूनाइजेशन और द वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम का अगर जो है बेटा क्या है, मेमोरी के ऊपर जो है इसका फंक्शन है, उसी के बेस पे ये बनी होती है। इन वैक्सीनेशन अब होता क्या, एनसीईआरटी क्या मेंशन करती है बताते हैं। Preparation of the antigenic proteins of the pathogens or the inactivated weakened pathogens are introduced into the body. For example, ये हो गया कोई बैक्टीरिया हो गया या फिर कोई वायरस हो गया, कोई भी पैथोजन हो गया, या तो इसको आपने क्या कर दिया? डिसआर्म कर दिया, या फिर इसका क्या कर लिया? कोई छोटा सा टुकड़ा ले लिया और एंटी जो है आपका जो है ये वाला जो एंटी होते तो एंटीजेंस ये नहीं, ये आपने क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया बॉडी के अंदर। किसके अंदर? बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, इंजेक्ट कर दिया। तो ये क्या बनाएगा? अब एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। तो ये क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। इस टाइप की इम्यूनाइजेशन क्या होती है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन होती है, क्योंकि इसमें एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट हो रही है। द वैक्सीन आल्सो जनरेट द मेमोरी बी एंड टी सेल दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन द सबसिक्वेंट एक्सपोजर एंड ओवरवेलम द इन्वेडर्स विद ए मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। क्लियर कट है, पहली बार भी एंटीबॉडी बनेगी, इसके बाद जब सब्सिक्वेंट जो एक्सपोजर होगा उस जो है एंटीजन का, तो उसके अगेंस्ट मेमोरी बी सेल बनी होती हैं और वो तबाही मचा देती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक पैसिव इम्यूनिटी की बात की गई है, पैसिव इम्यूनाइजेशन की बात की है बेटा, वो कौन से होते हैं? टिटनस एंड स्नेक बाइट। तो फॉर एग्जांपल जो है कील लग गई है, ठीक है, ऐसे देखा होगा आपने, वो देख के पेन हो रहा है भाई, लोहे की कील, ऐसे तो लोहे पे जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई होता है वो बैक्टीरिया जो है बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर जाता है और वो बेटा टिटेनस टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो ये बहुत डेंजरस स्टेज होती है टिटनस टॉक्सिन की, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? अपने पास टाइम नहीं होता है इतना, तो हम क्या करते हैं? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज हम क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं इस केस में। स्नेक बाइट के केस में भी जो होता है बेटा एंटीवेनम होता है, वो और कुछ नहीं होता है, वो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी होती हैं जो बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। स्नेक बाइट जो टॉक्सिन, स्नेक टॉक्सिन होता है, उसके अगेंस्ट काम करती है, उसको न्यूट्रलाइज करती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलर्जी। एलर्जी को बेटा हाइपर सेंसिटिविटी भी बोला जाता है, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी भी बोला जाएगा। सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी भी बोला जाता है बेटा इसको, ठीक है। एलर्जी, आप नई जगह पे जाते हो, नई कई बार खाना खा लिया आपने, या फिर किसी नई जगह पहाड़ों पे घूमने चले गए, या फिर सर्दी गर्मी इधर उधर आपका हो गया, तो क्या होता है? आपकी बॉडी एक एलर्जिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट करती है। देख सकते हो आप इसमें, स्नीजिंग हो गया, मुंह लाल हो गया, नाक मुंह लाल हो गया, नाक बहने लग गया, ईचिंग होना शुरू हो गई, तो ये क्या होती है बेटा? ये क्या होती है? एलर्जी होती है। द एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू द सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जेंस। और ऐसे एंटीजन जिसके अगेंस्ट हमारी जो बॉडी एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स कर रही है, एकदम से रॉबस्ट रिस्पॉन्स कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? एलर्जन बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी बहुत ही तेजी से क्या कर रही है? एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स कर रही है, नॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? एलर्जेंस बोलते हैं। और इस केस में बेटा जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है? IgE होती है। एलर्जन कौन से हो सकते हैं? देख सकते हो आप, डस्ट हो गया, डस्ट कुछ होता है, धूल से थोड़ी सी एलर्जी होती है। फिर पोलन्स हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है पोलन्स फैल जाते हैं, तो आपके सिलेबस में है भी कौन से प्लांट के पोलन से एंड जो है एलर्जी हो सकती है, ये बेटा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। उस प्लांट का नाम मैं आपको बता देता हूँ, जनरल नाम बता देता हूँ बेटा। कांग्रेस जो है ग्रास बोलते हैं उसको, या फिर उसका जो है एक ग्रास बोलते हैं जो कि आई थी, क्या नाम है, अपने उसके साथ गेहूं के साथ आई थी, वीट के साथ आई थी, ठीक है। तो उसका जो साइंटिफिक नेम आप मेरे को बताओगे। फिर उसके बाद है बेटा क्या है? एनिमल डेंडर। एनिमल डेंडर का मतलब है घर पे पेट रहते हैं, वो अपने स्किन को शेड करते रहते हैं, तो बेटा वो भी क्या कर सकते हैं? एलर्जिक रिस्पॉन्स कर सकते हैं। सिम्टम्स क्या है? स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और इसके क्यों होता है ऐसा? हिस्टामिन्स और सेरोटोनिन की वजह से होता है फ्रॉम द मास्ट सेल। अब ये होता क्या है, बैक एंड में कैसा होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अरे बंद तो नहीं हो गया? कई बार बटन दब जाता है मेरे से, बंद तो नहीं हो गया? नहीं, ऑल इज ओके, ऑल इज वेल, नॉट एन इश्यू, ठीक है भाई। चलो भाई, अब देखो होता क्या है, एलर्जेंस आया, एंटीजन नहीं है, एलर्जन है।
तो इसके अगेंस्ट जो क्या बोलते हैं, जो बी सेल है, बी सेल सी होती है, कौन सी सेल होती है, बी सेल होती है, बहुत पावरफुल रिस्पॉन्स करती हैं, छोटा मोटा रिस्पॉन्स नहीं करती, बहुत पावरफुल रिस्पॉन्स करती हैं और एक एंटीबॉडी बनाती हैं जिसका नाम होता है IgE। क्या होता है बेटा, IgE होता है, इम्यूनोग्लोबिन E। ये क्या करेगा बेटा, मास्ट सेल के साथ जाके बाइंड कर जाएगा, मास्ट सेल या तो ये मास्ट सेल होती है या फिर ये यूजुअली क्या होती है, बेसोफिल्स होती हैं। हम ब्लड सेल्स में पढ़ेंगे हम आगे जाके कि बेसोफिल्स भी एलर्जी में रिस्पॉन्स करती हैं। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, यहां पे ऐसे करके जाके बाइंड कर जाएंगी, कौन, ये जो IgE है। अब देखो होता क्या है, जब दोबारा ये फर्स्ट एक्सपोजर है किसका, एलर्जन का। अब जो एलर्जन है बेटा दोबारा आता है, एलर्जन जो है सेकेंड टाइम आएगा, सेकेंड एक्सपोजर आएगा, तो एलर्जन क्या कर जाएगा बेटा, ऐसे करके जाके बाइंड कर जाएगा, क्रॉस लिंकिंग करवा देगा ऐसे करके इनकी। ठीक है, क्रॉस लिंकिंग जरूरी है, अगर अकेला यहां पे बाइंड किया तो एक्टिवेट नहीं होगा, तो क्रॉस लिंकिंग करवाता। तो क्रॉस लिंकिंग से क्या होती है, जो मास्ट और जो बी सेल, मास्ट सेल और बेसोफिल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं, और एक्टिवेटेड होके बेटा वो क्या बनाती हैं, दो टाइप के जो है रिलीज करती हैं केमिकल, जिसका नाम होता है हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन्स। अब बेटा ये क्या करते हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्स करते हैं। ये क्या करेंगे, फिर एलर्जिक रिस्पॉन्स करेंगे। एलर्जिक रिस्पॉन्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी पे या रेडनेस हो जाना, पैचेस पड़ जाना, किसकी वजह से होता है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये वाले जो होते हैं एलर्जिक रिस्पॉन्स करते हैं, वाटरी आइज, म्यूकस, एक्स्ट्रा म्यूकस सिक्रीट करना, वाटरी आइज, ठीक है, और जो है स्नीजिंग कंटिन्यूज, और कई केस में जो अपर ब्रोंकस है वो क्या हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्टर होते हैं बेटा ये हिस्टामाइन और सेरोटोनिन। तो जो अस्थमा होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हिस्टामाइन और सेरोटोनिन रिस्पॉन्स आता है, तो एकदम से क्या होता है, ये जो ब्रोंको जो होता है, अपर ब्रोंकस होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, वो क्लोज हो जाता है और बंदे को अस्थमा अटैक आ जाता है। ठीक है, तो वो क्या है बेटा, ये एलर्जिक रिस्पॉन्स ही है, एलर्जन रिस्पॉन्स ही है वो। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो कि ये वाले जो है मेमोरी बी सेल नहीं है, सॉरी, मास्ट सेल, या फिर कौन सी है, बेसोफिल सेल। ठीक है, इनके ऊपर जो एलर्जन आएगा क्रॉस लिंकिंग करवाएगा इनकी और जाके बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करने में बेटा क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होके क्या रिलीज कर देंगे, हिस्टामाइंस रिलीज कर देंगे। तो अगर हिस्टामाइंस और सेरोटोनिन अगर बहुत काम कर गए, बहुत प्रोड्यूस हो गए, तो एलर्जिक शॉक भी आ जाता है। ठीक है, अब बेटा होता क्या है, अगर ये जो है, अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो आपको एंटी हिस्टामाइन लेना पड़ेगा। तो एंटी हिस्टामाइन एक बहुत ही फेमस है जो आप लेते हो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेट्रिजिन। जस्ट एक आपको मैं बता दूं कि जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये कोई डॉक्टर एडवाइस नहीं है बेटा। ठीक है, आई एम नॉट द डॉक्टर विच आई एम प्रिस्क्राइबिंग द सेट्रिजिन फॉर द एलर्जिक रिस्पॉन्स, ऑलवेज प्रिस्क्राइब फ्रॉम द डॉक्टर। एंटी हिस्टामिन्स बेटा क्या होते हैं, सेट्रिजिन्स होते हैं। ऐसे मोन्टेल्यूकास्ट जो होती है वो भी क्या होती है बेटा, एंटी जो है एलर्जिक होती है। इसके बाद आता है ऑटोइम्यूनिटी। ऑटोइम्यूनिटी क्या होती है बेटा, जब हमारी ही बॉडी हमारे अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है, हमारी ही बॉडी जो है या तो जो है टी लिम्फोसाइट काम करना शुरू कर देंगी, या फिर जो है बी लिम्फोसाइट काम करना शुरू कर देंगी। ऐसे बहुत सारी जो है बाकी WBCs जो होती हैं, ल्यूकोसाइट अदर, वो भी हमारी ही बॉडी के जो है एंटीजन सेल्स के अगेंस्ट काम करना शुरू कर जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोइम्यूनिटी बोलते हैं। ये इसके अननोन रीजन हो सकते हैं, कुछ जेनेटिक भी हो सकते हैं, अननोन रीजन हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, बहुत सारे रीजन हैं, बट इसके बारे में हम नहीं जाने वाले। ठीक, तो ऑटोइम्यूनिटी में जो NCERT मेंशन करती है वो क्या है बेटा, दो मेंशन करती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक ही करती है, दूसरा तो मेंशन ही नहीं करती, आर्थराइटिस। ठीक है, और मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। तो बेटा ये वाले जो है इस केस में क्या होता है, पूरी ये तो बहुत डेडली होती है, ये वाली डिजीज बहुत डेडली होती है। इसमें बटरफ्लाई पैचेस आ जाते हैं चेहरे पे। तो अगर किसी के चेहरे पे ऐसे करके बटरफ्लाई पैचेस आ रहे हैं तो बेटा इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस डिजीज है। इसकी इमीडिएट जो है इलाज होना शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो डेंजरस है, डेडली डिजीज है। और कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं, और कौन कौन सी हैं जो आपको पढ़नी है, याद करनी है।
पढ़नी याद करना जरूरी नहीं है, बट आपको वैसे बता देता हूँ। मिस्थीनिया ग्रेविस, मिस्थीनिया ग्रेविस, इसमें जो है स्फिंजोमाइलिन शीथ के अगेंस्ट क्या बन जाते हैं बेटा, जो है एंटीबॉडी बन जाते हैं। फिर इसके बाद है जो हमारी कौन सी है, ग्रेव्स डिजीज, ठीक है, ग्रेव्स डिजीज, ये एक टाइप का गॉइटर होता है बेटा, ठीक है। तो ये हाशिमोटो डिजीज भी इसको हम बोल देते हैं कई केस में, हाशिमोटो डिजीज। तो ये बेटा है, ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं, ठीक है। तो इस पे हम नहीं जाएंगे, आपके सिलेबस में सिर्फ यही है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इम्यून सिस्टम के जो है आपके जो कंपोनेंट कौन कौन से हैं हमारी बॉडी में, वो हम देखते हैं, यानी कि इम्यून ऑर्गन कौन से हैं जहाँ पे जो है हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा होता है। तो बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी और दूसरे कौन से होते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं वहां पे बेटा जो होती है सेल्स बनती हैं, WBCs बनती हैं। यहाँ पे क्या होती है, WBCs मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है, यहाँ पे बनती है यहाँ पे। और ये वाले जो कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल बोन मैरो एंड थाइमस। तो बोन मैरो में क्या होता है बेटा, बोन मैरो जो है, बोन मैरो में तो सारी की सारी ऑल जो है WBCs क्या होती है यहाँ पे बन रही होती हैं। और प्लस में बोन मैरो में बेटा क्या होती है, बी सेल क्या हो रही होती है, मैच्योर हो रही होती, मैच्योरेशन होती है उसकी, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन कहाँ पे होती है, बी सेल की, बोन मैरो। बी फॉर बोन मैरो और बी फॉर बी सेल, ऐसे करके याद कर लेना आप। फिर उसके बाद है थाइमस, बेटा जो होता है हमारे जो है हार्ट के जस्ट पास में होता है, यहाँ पे जो है, ठीक है, स्टर्नम पार्ट के पास में होता है। थाइमस जो होता है बेटा जो कि एज के साथ श्रिंक होता जाएगा। यहाँ पे जो टी सेल्स होती हैं वो क्या होती है, मैच्योर होती हैं। तो यहाँ पे एंटीजन इंटरेक्शन नहीं होता है, यहाँ पे बी और टी सेल क्या हो रही है, मैच्योर हो रही है। बी फॉर बोन मैरो याद कर लेना, बी सेल यहाँ मैच्योर होगी, और टी फॉर थाइमस, टी फॉर यहाँ पे क्या हो जाएगी, टी लिम्फोसाइट यहाँ पे मैच्योर होगी। तो मैच्योरेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बेटा थाइमस है, ठीक है, और ये बेटा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बोन मैरो है। तो ये सारे ये दोनों के दोनों क्या है, ये थाइमस हो गया, और जो बोन मैरो क्या है, ये प्राइमरी ऑर्गन है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक। अब दूसरे नंबर पे आता है बेटा कौन सा है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जहां पे ये जो सेल्स हैं, जो एक्टिवेटेड सेल्स हैं और इनके जो प्रोडक्ट हैं, फॉर एग्जांपल एंटीजन, ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एंटीजन के साथ। ये सेल्स एंटीजन के साथ जहां पे इंटरेक्ट करेंगी, तो यहां पे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने क्लियर कट लिखा हुआ है, secondary lymphoid organ provides the site for interaction of the lymphocyte with the antigen। यहाँ पे एंटीजन के साथ जब इंटरेक्ट करती है वो वाली साइट कौन सी होती है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होती है, विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम द इफेक्टर सेल। यहाँ पे एंटीजन के साथ एनकाउंटर होता है, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आर्मी रेडी कहाँ पे हो रही है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में हो रही है, वो आर्मी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इसके बाद जो है आर्मी ट्रेंड कहाँ पे हो रही है, प्रॉपरली नहीं, ट्रेंड भी वैसे प्राइमरी साइट पे हो जाती है, भेज दिया था कि हाँ भाई फुल ट्रेंड हो, आप जाओ प्राइमरी साइट पे। फिर सेकेंडरी साइट पे पहुंच गई वो, सेकेंडरी साइट पे क्या होता है, युद्ध का मैदान होता है, यानी कि क्या बोलते हैं, एक्चुअल में एरिना है, बैटलफील्ड है। तो बैटलफील्ड कौन सी है बेटा, सेकेंडरी ऑर्गन है। कौन कौन सेकेंडरी ऑर्गन है बताऊं, अब सेकेंडरी ऑर्गन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल, पियर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। बेटा ये पीवाईक्यू है, यहाँ पे ध्यान रखना, सेकेंडरी जो है उसके ऊपर काफी पीवाईक्यू है। देखते हैं कौन कौन सी जगह पे है। टॉन्सिल्स, ये बेटा जो है ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं, गले के साइड में जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो बोला नहीं जाता, तो स्वेलिंग हो जाती है, टॉन्सिल, लोग बोलते हैं टॉन्सिल हो गया। वहाँ पे ओवरलोड हो जाता है सेल्स का, एकदम से एंटीजन और एंटीबॉडी जो है इंट्रैक्शन की वजह से ओवरलोड हो जाता है, वहाँ पे बहुत सारे जो है क्लस्टर बन जाते हैं सेल्स का, स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। टॉन्सिल नहीं बोलते, टॉन्सिल ऑर्गन है, टॉन्सिलाइटिस इन्फ्लामेशन है ऑफ टॉन्सिल की, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जो है बेटा लीवर में बहुत सारी सेल्स होती है, एनसीईआरटी उसको मेंशन नहीं करती है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। लिम्फ नोड हो गया, ठीक है, लिम्फ नोड क्या है बेटा, सेकेंडरी है, लिम्फ नोड क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी है। फिर उसके बाद है अपेंडिक्स जो होता है, जो कि जो है बेटा इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच का जो कनेक्शन होता है, वहां पे बेटा आपको देखने को मिलता है अपेंडिक्स, तो वो भी क्या है, वहां पे भी इंट्रैक्शन होती है, ठीक है। स्प्लीन हो गया बेटा, क्या है, स्प्लीन हो गया, ये भी क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। और जो पियर्स पैचेस होते हैं, जो पियर्स पैचेस इंटेस्टाइन के बीच में देखो छोटे छोटे पैचेस हैं ऐसे करके, तो पियर्स पैचेस क्या होते हैं, वो भी क्या होते हैं, सेकेंडरी होते हैं बेटा। तो ये सारी की सारी जो जगह होती है, ये सारी की सारी जो जगह होती है क्या होती है, सेकेंडरी होती है। जबकि बोन मैरो जो है
वो क्या है, बोन मैरो हो गया, और थाइमस वो क्या है, प्राइमरी है। ठीक है, तो यहाँ पे होपफुली आपको समझ में आ गया। एक एनसीईआरटी यहाँ पे पीवाईक्यू मेंशन कर, बहुत सारे पीवाईक्यूज आते हैं वहां से, वो देख लेते हैं। देयर इज अ लिम्फॉइड टिश्यू आल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक। तो ऐसे की सारी जो लाइनिंग होती है, ऐसे लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं जो लाइनिंग पे मिलते हैं। कौन सी? पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक की, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक के और यूरोजेनाइटल ट्रैक पे बेटा मिलते हैं। दैट इज कॉल्ड म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, MALT, म्यूकस एसोसिएटेड, म्यूकोसा या फिर म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। इट कंस्टिट्यूट अबाउट द 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। बाकी जो लिम्फॉइड जो ऑर्गन है वो 50% है, और ये वाले जो है माल्ट है, MALT माल्ट, वो 50% बनाता है। तो ये डेटा है, PYQ हॉटस्पॉट है, तो ये आप देख लेना। वैसे तो मैं पूरा जो मैंने करवाया सारा हॉटस्पॉट ही है बेटा। ठीक है, इसका हम देखते हैं एड्स के बारे में, जानते हैं कि एड्स क्या होता है। ऑब्वियसली HIV इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसको एड्स होता है। एड्स की फुल फॉर्म बताओगे कमेंट बॉक्स में, है ना। ये साइन है बेटा, जो है एड्स का साइन है, और ये जो है नाको का साइन है ये। ठीक है, फुल फॉर्म बताओगे नाको की क्या फुल फॉर्म में, ये कमेंट बॉक्स में बताओगे। एनसीईआरटी देखोगे तब ना बताओगे, मैं स्पून फीडिंग थोड़ी करूंगा, थोड़ी तो एनसीईआरटी आपको देखनी पड़ेगी ना जाके। तो NaCO इसका क्या है। और ये एक चीज और बताओगे बेटा, जो है चल मैं ही बता देता हूँ। वो तो 1 जो दिसंबर है वो नेशनल एड्स डे है, एड्स प्रिवेंटिव डे है। ठीक है, यानी कि एड्स अवेयरनेस डे है। एड्स में जो है यहाँ पे इस टाइम पे 1 दिसंबर में एड्स का अवेयरनेस दिया जाता है लोगों को। वैसे तो एवरीडे होना चाहिए, एनसीईआरटी मेंशन भी करती है डोंट डाई फ्रॉम द इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस से डाई नहीं करना है, ऑलवेज क्या बोलते हैं, हमें प्रिवेंट करना है। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स जैसे कि लोग जो है आफ्टर द 18 करते हैं, उससे पहले भी करते हैं, वो तो भाई उनकी मर्जी है, देखो है ना। लीगली जो अलाउड है इंडिया में वो 18+ पे अलाउड है। तो जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन विदाउट कॉन्डोम, बाकी बैरियर मेथड जो है वो फेल हो जाते हैं, एड्स उस केस में हो सकता है। बाय द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द कंटामिनेटेड ब्लड एंड द ब्लड प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो इंटरकोर्स से होने के चांसेस होते हैं, जो अनप्रोटेक्टेड होता है उस केस में। ठीक है, अननोन पर्सन, अनप्रोटेक्टेड, मल्टीपल पार्टनर, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इस केस में एड्स होने के चांसेस होते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है बेटा, जो है कंटामिनेटेड ब्लड है। फॉर एग्जाम्पल कोई ब्लड दे गया, उसको खुद पता नहीं कि मैं इन्फेक्टेड हूँ। क्यों, कई केस में हो सकता है कि वो जो है एक ऐसी फेज में हो जब एक्सप्रेस ना करता हो। ठीक है, तो उन्होंने ब्लड दे दिया, आगे चेक नहीं किया गया और आगे हो गया काम। वैसे यूजुअली जितने भी होते हैं ब्लड वाले पर्सन होते हैं, उनकी ELISA रिपोर्ट होती है, सो दैट कि पता चल जाए कि कहीं भी ब्लड में कहीं HIV वायरस तो नहीं है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है बेटा, नीडल्स। तो जो नशेड़ी गंजेड़ी लोग होते हैं वो सिरिंज वगैरह लगाते हैं, तो एक दूसरे को बिना उसके शेयर करते हैं, तो उस केस में भी क्या होता है बेटा, जो है बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। और फोर्थ नंबर पे जो होता है, ये बाकी सारे क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, एडल्ट टू एडल्ट होते हैं बेटा। ये हॉरिजॉन्टल कॉन्टैक्ट है, ये हॉरिजॉन्टल इन्फेक्शन है। ये हॉरिजॉन्टल इन्फेक्शन का मतलब एडल्ट टू एडल्ट हो रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं, एडल्ट टू चाइल्ड होते हैं, यानी कि पेरेंट टू जो चाइल्ड होते हैं उसको हम वर्टिकल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो जो मदर है उस केस में क्या हो, छोटे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है। ऑल्दो आजकल ट्रीटमेंट ऐसे हैं कि मदर से जो है बच्चे तक इन्फेक्शन जो है नहीं पहुंचने देते, बहुत मतलब जो है यहाँ पे ध्यान रख दिया गया है। ओके, ठीक है। ड्रग अब्यूजर्स में ड्रग अब्यूजर्स जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा HIV इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई भी दोस्त ऐसा है जो ड्रग अब्यूजर है या कोई ऐसा पर्सन है, तो बेटा उनसे दूर रहो। लाइफ है, एक चीज़ बताता हूँ, एड्स का कोई क्योर नहीं है, हो गई तो डेथ तो होनी ही होनी है। उसको डिले किया जा सकता है डेथ को बेटा, बट डेथ तो होनी ही होनी है। सो बी ऑलवेज अवेयर। इसका लाइफ साइकिल हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल कैसे होता। पहले हम वायरस के बारे में देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं, गला सूख गया। AC भी चला देता हूँ क्योंकि गर्मी लग रही है थोड़ी। ओके जी, ठीक है बेटा। वायरस है, वायरस की थोड़ी सी स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं, ठीक है। ये बेटा कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको मैं ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलता हूं। बेटा मैं ये
टाइप तो इसके अलग अलग टाइप के होते हैं, बट GP41 हो गया और GP120, बट मैं इसके बारे में जाऊंगा नहीं, सिलेबस में आपके दिया ही नहीं हुआ तो क्या मतलब है। ठीक है, ऐसे बेटा क्या होती है, ये जो होती है एक जो है प्रोटीन, ये भी एक प्रोटीन कवरिंग होती है, और इसके ऊपर एक और कवरिंग होती है जो कि यहाँ पे इस इमेज में मेंशन नहीं की है, बट आपको मैं बता देता हूँ ऐसे करके, कैप्सिड प्रोटीन होती है बेटा। ये क्या होती है, कैप्सिड प्रोटीन होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे बेटा क्या होते हैं, यूजुअली देखो 2 RNA मॉलिक्यूल होते हैं ऐसे करके, यहाँ पे ये लो, ध्यान रखना इसमें RNA होता है, जो स्ट्रैंड होता है बेटा क्या होता है, वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा, वो RNA होता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये RNA वायरस है। ठीक है, इसमें बेटा 2 टाइप के आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, एंजाइम देखने को मिल जाएंगे। पहले नंबर पे है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो आपने सुना होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या काम करता है वो आपको बताने वाले हैं। और दूसरे नंबर बेटा जो क्या है, एक स्पेशल टाइप का यहाँ पे एंजाइम और है, जिसका नाम जहां तक मेरे को याद है प्रोटीएजेस है, पता नहीं क्या है बट है कुछ, तो याद नहीं आ रहा, देखता हूँ, कंफ्यूजन हो जाती है ना, आपके पास गलत इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचनी चाहिए। लेट मी चेक दैट, है ना, मैं भी भूल जाता हूँ, इंसान हूँ आखिर। HIV वायरस स्ट्रक्चर है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, मैं गलत नहीं था। ठीक है, प्रोटीएजेस ही होता है, प्रोटीएजेस ही होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी है, प्रोटीएजेस भी है, बिल्कुल ठीक है बेटा, मैं गलत नहीं हूँ, थैंक गॉड। बेटा ये क्या होते हैं, आपको एक चीज आपको ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि एक जो वायरस की खुद की एक कैप्सिड होती है और उसके एक ऊपर मेम्ब्रेन होती है ना। ये जो मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, ये जो मेम्ब्रेन होती है ये होस्ट सेल ड्राइव्ड होती है, होस्ट सेल ड्राइव्ड है। तो ये वाली जो है ना ग्लाइकोप्रोटीन है, ये वायरस नहीं बना रहा है, ये जो है ये क्या है, एक्चुअली होस्ट सेल ड्राइव्ड है। वायरस तो इसके अंदर पैक है, हिडन है वायरस तो, यानी कि इम्यून सिस्टम से हिडन है। होस्ट सेल की कोटिंग ऊपर पहन रखी है, तो इम्यून सिस्टम इसको बेटा पहचानने में दिक्कत करता है, नहीं कर पाता। तो ये प्रोटीएज हो गया और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया, बिल्कुल सही बोला था मैंने, गलत नहीं पहुंचनी चाहिए ना इन्फॉर्मेशन, वो गलत हो जाता है, बाकी तो ठीक है। ओके बेटा, अब हम देखते हैं कि HIV का जो है लाइफ साइकिल कैसा होता है। HIV बेटा ध्यान रखना है, मैक्रोफेजेस मैंने आपको बताया भी था, एंड टी हेल्पर सेल बेटा, इन दोनों को इन्फेक्ट करती है, क्योंकि इसके जो रिसेप्टर होते हैं इन 2 सेल्स के ऊपर ही होते हैं, बाकी सेल्स के ऊपर नहीं होते हैं, और यही 2 मेन पिलर होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम का। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये चला गया है सेल के अंदर, कौन चला गया सेल के अंदर बेटा, वायरस। ठीक है, तो वायरस चला गया, ठीक है बेटा, तो ये वाला जो है सरफेस पे अटैच हुआ है इसके, और क्या हो गया, फ्यूज हो गया। फ्यूज हो जाता बेटा, सेल मेम्ब्रेन ना ऊपर, होस्ट सेल से ही ड्राइव्ड सेल मेम्ब्रेन है, वो क्या हो जाएगी ऐसे करके, फ्यूज हो जाएगी ऐसे करके, ये लो है, फ्यूज होगी, है ना, फ्यूजन हो जाता है। और ये जो है अपने जो कंपोनेंट को क्या कर देता है, अंदर रिलीज कर देता है। ये कौन से होते हैं, RNA होता है, और जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है ऐसे करके। तो ये जो RNA से क्या बनता है, फिर बेटा बनता है cDNA। क्या बनता है, cDNA बनता है। क्या बनता है बेटा, cDNA बनता है। और ये काम कौन कर रहा होता है, ये काम कर रहा होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कर रहा होता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है बेटा, जो RNA इसका जेनेटिक मटेरियल है उससे DNA बनाता है, cDNA बनाता है। और ये वाला कहां चला जाता है बेटा, ये चला जाएगा अब जो हमारे जो मेन जो क्रोमोसोमल DNA नहीं होता, उसमें जाके इंटीग्रेट कर जाता है, ये वाला इंटीग्रेट कर जाएगा, हिडन हो जाएगा। अब यहां पे इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोवायरस। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोवायरस। ये वाली जो कंडीशन जब वो इंटीग्रेट हो जाता है हमारे मेन जीनोम के साथ जाके इंटीग्रेट हो जाएगा, तो जितने भी ड्रग्स होती है ना, वो या तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को क्या करती हैं, यहाँ पे एक्ट करती हैं, या फिर एक एंजाइम इनके पास और होता है इंटीग्रेज, यानी कि वो इंटीग्रेट करवाता है इस मेन जीनोम के अंदर। ठीक है, तो वो उसके ऊपर एक्ट करती हैं बेटा। तो ये जो वायरस के जो एंजाइम्स हैं उसके ऊपर एक्ट करने वाली ड्रग होती हैं। इसमें AZT नाम की ड्रग है बेटा, AZT। आपके सिलेबस में पता नहीं है कि नहीं, बट AZT ड्रग होती है, वो डिले करती है उसके सिम्टम्स को। ठीक है, तो
यहाँ पे बेटा जो प्रो वायरस कंडीशन होती है ये डेंजरस होती है। इस केस में क्या है, जो है वायरस मेनी टाइम तक हिडन रहता है सेल के अंदर, और एक सेल जब मल्टीप्लाई करती रहेगी, आगे जाके टी हेल्पर सेल मल्टीप्लाई करती रहेंगी या मैक्रोफेज बनती रहेंगे, तो बेटा उसमें परमानेंटली रहेगा, ये छोड़ेगा नहीं उसका साथ ही। ठीक है, तो अब होता क्या है, ये बहुत सारी सेल के अंदर ये इंटीग्रेटेड हो गया, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा ये। अब ये एक्टिवेट होकर क्या बनाएगा बेटा, अपने आरएनए बनाएगा, आरएनए और प्रोटीन बनाएगा, आरएनए और प्रोटीन। तो ये बनाएगा, एक्सप्रेस करेगा, बाद में इनकी क्या हो जाएगी बेटा, पैकेजिंग शुरू हो जाएगी। आरएनए वायरस कैप्सिड, आरएनए वायरस हो गया, ठीक है, आरएनए हो गया जेनेटिक मटेरियल, और इसमें प्रोटीन हो गया, और पैकेजिंग शुरू हो जाएगी। तो ये कैप्सिड प्रोटीन भी कौन बनाता है, ऑब्वियसली कैप्सिड प्रोटीन भी ये जो प्रो वायरस ही बनाता है, ये कैप्सिड प्रोटीन भी बनाएगा। तो इन दोनों की पैकेजिंग हो जाती है, ये तो क्या बन गए, वायरस पार्टिकल बन गए। अब ये वायरस पार्टिकल जो अंदर बन जाते हैं और पूरी की पूरी सेल को रप्चर कर देते हैं, फट जाते हैं। एक सेल के अंदर जो है 500 1000 जो है क्या होते हैं बेटा, ये वायरल पार्टिकल जाते हैं, और फिर आगे जाके 1000 सेल को इन्फेक्ट करते हैं। तो 1000 इंटू 1000, 500 इंटू 500, आप सोच सकते हो, 1 से 2, 2 से 4 नहीं, 500 से फिर 500, फिर उसके बाद हर एक सेल के अंदर जाएंगे, फिर 500 वो करेंगे, तो पूरा सिस्टम ही क्या हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। जो टी हेल्पर सेल और मैक्रोफेज बेटा, वो सारी सारी तहस नहस हो जाती है, बहुत ही डेंजरस कंडीशन हो जाती है। चलता फिरता जो पर्सन है वो क्या हो जाता है, एक जो ये समझ लो कि डेड वेट हो जाता है। डेड वेट का मतलब क्या है, समझ लो कि कोई भी पैथोजन आया और आपकी बॉडी पर अटैक कर जाए, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो काम कर नहीं रहा, तो कोई भी पैथोजन ऐरा गैरा नत्थु गैरा जो पहले कुछ नहीं कर रहा था हमारी बॉडी के अंदर, वो आएगा और तहस नहस कर देगा। तो ऐसे जो अपॉर्चुनिस्टिक जो पैथोजेंस होते हैं बेटा, वो बहुत ही डेंजरस होते हैं इस टाइम पे। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एड्स खुद कोई डिजीज नहीं है, इसमें तो इम्यून सिस्टम बस ढह गया बस। इसका इम्यून सिस्टम ढहने के बाद अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन जो होते हैं वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें जो है माइकोबैक्टीरियम हो गया, टॉक्सोप्लाज्मा हो गया, ये दो हैं, ये क्या बोलते हैं, ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस होते हैं। एक्चुअल में आपको मैं साइन बता देता हूं कि जो HIV पर्सन होता है उसका सबसे पहला साइन होता है कि वो उसका वेट लॉस शुरू हो जाता है, स्वेटिंग शुरू हो जाती है, और उसको TB के साइन आना शुरू हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पे मेरे को याद है फंगल इन्फेक्शन, माउथ के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। कैंडिडा एक फंजाई होती है ना, ईस्ट होती है, उसका इन्फेक्शन माउथ के अंदर आ जाएगा। तो चलता फिरता बंदा क्या हो जाता है, डेड वेट बन जाता है, और ज़्यादा टाइम होता नहीं है बंदे के पास। अगर इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया ECT और बहुत सारी ड्रग के साथ, तो बेटा क्या हो सकता है, वो बच सकता है 5 7 10 साल के लिए, कई केस में तो 15 साल तक के लिए बच सकता है, बट जाना तो है ही, एज पर NCERT जाना तो है ही। अब आ जाता है भाई ड्रग अब्यूज की बात आ जाती है। तो ड्रग में आपको बताता हूं, ये बहुत जरूरी है, काफी जरूरी है ये ड्रग अब्यूज वाला जो पार्ट है। ये जो है इस बार जो फिर से 2026 में बेटा इसके 99% चांस हैं आने के। ठीक है, तो चलो भाई हम शुरू करते हैं। इसके बाद ओपियोइड्स, पहले नंबर पे ओपियोइड ड्रग का है ओपियोइड्स। यानी पहले हम देखते हैं कि जो ड्रग होती है, ड्रग अब्यूज होता है ना, नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी क्या कर रहे हैं, ये सारी ड्रग ही ले रहे हैं। तो वो ड्रग कौन कौन सी है, गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी और जो क्या बोलते हैं वो बेवड़ा, ये सब जो होते हैं, इन बंदों के हम ड्रग के बारे में आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आसपास आपके अगर कोई बंदा गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दोगे। ओके, ओपियोइड्स, ओपियोइड्स क्या होते हैं बेटा, जो पॉपी जो प्लांट होता है ना, पेपेवर सोमनीफेरम जो प्लांट होता है ना, पॉपी प्लांट होता है, उसके लेटेक्स से मिलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो फॉर एग्जांपल ये जो पॉपी पेपेवर सोमनीफेरम पॉपी प्लांट हो गया, सुंदर सा प्लांट होता है, बहुत खुशबू होती है इसमें। ठीक है, अब उसके जो है फ्रूट के ऊपर जो है अनराइपेंड ओवरी के ऊपर क्या कर देंगे, हम कट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वहां से एक लेटेक्स लिक्विड सा निकलना शुरू हो जाएगा, और वो उसी में क्या होते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं, उसका नाम क्या होता है, ओपियोइड्स होता है। तो ओपियोइड्स क्या करते हैं बेटा, ये डिप्रेसेंट होते हैं और स्लो करते हैं बॉडी को। क्या करते हैं बेटा, ये स्लो करते हैं बॉडी को। ठीक है, तो यूजुअली जो पेपर में नेचुरली जो होता है वो क्या होता है बेटा, मॉर्फिन होता है। नेचुरली क्या होता है, मॉर्फिन होता है, जो कि पेन किलर होता है नेचुरली। फिर क्या करते हैं जो लोग हैं, इसको जो मॉडिफाई कर देते हैं मॉर्फिन को, इसका नाम क्या है, हेरोइन। इसका नाम क्या है, हेरोइन, हीरोइन नहीं, हेरोइन। ठीक है, हेरोइन का दूसरा नाम क्या है, स्मैक, विच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स केमिकली क्या होता है, डाईएसिटाइल मॉर्फिन। यानी कि मॉर्फिन की एसिटाइलेशन करके हेरोइन बनाई जा सकती है। ठीक है, तो डाईएसिटाइल मॉर्फिन उसका नाम है, किसका नाम है बेटा, हेरोइन का नाम है, PYQ है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, PYQ हॉटस्पॉट हो गया। फिर उसके बाद कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स क्या होता है,
यार एक ओपियोइड्स और कुछ नहीं होते, अफीम हो गया, और अफीम है एक, क्या नाम अपने को, पोस्ट हो गया, अफीम हो गया, ठीक है। तो ये सारे सारे क्या हैं, ओपियोइड्स हैं। कैनाबिनॉइड्स, ठीक है, कैनाबिनॉइड्स में क्या क्या आते हैं बेटा, मारिजुआना आ गया, हशीश आ गया, चरस आ गया, गांजा आ गया, तो गंजेड़ी, चरसी, जो है ना हर्षी, तो ये मारिजुआना जो होते हैं वो पत्ता देखा होगा आपने, 5 ऐसे वाला जो पत्ता है, ठीक है, तो ये वहां से मिलते हैं। कैनाबिस सटाइवा जो है, जो प्लांट है बेटा, कैनाबिनस, कैनाबिस टाइवा, कैनाबिनस नहीं आएगा, कैनाबिस टाइवा आएगा। तो कैनाबिस टाइवा के जो रिसेप्टर होते हैं बेटा, वो जो ब्रेन में होते हैं, ठीक है, और ये जो एक्शन होता है किसके ऊपर काम करता है बेटा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर ये काम करता है एज पर एनसीईआरटी। ऑल्दो इसके रिसेप्टर कहां पे होते हैं, ब्रेन पे होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। फिर उसके बाद कोका एल्कलॉइड, तो हनी सिंह का गाना सुना होगा, कोका 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 ऐसे करके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं उसमें इनडायरेक्टली उसके मेंशन कर रहा है, बट मैं श्योर नहीं हूं, आई डोंट नो, गानों में तो कुछ भी चल जाता है भाई। तो कोका एल्कलॉइड एक्चुअली इससे क्या मिलती है, कोकेन मिलती है। तो प्लांट का नाम क्या है, इरिथ्रोजाइलम कोका, इरिथ्रोजाइलम कोका। तो जो कोकेन होती है ना, कोकेन एक्चुअली मैं बता देता हूँ, एकदम से ना वो मतलब जो है हार्ट बीट को बहुत तेजी से बढ़ा देती है। तो जो बीपी वाले पेशेंट हैं या हार्ट वाले पेशेंट हैं, उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस भी होते हैं इसकी वजह से। तो ये वाला जो है बेटा एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट है, ठीक है, और ये क्या करता है, सीएनएस स्टिमुलेंट होता है। सीएनएस का मतलब क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट होता है। और यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब क्या, वाह अच्छा अच्छा, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है कि वाह, हैप्पी फीलिंग आती है। एक्चुअल में ये कर क्या रहा होता है, इंटरफेयर विद द डोपामाइन ट्रांसपोर्ट। ये डोपामाइन के ट्रांसपोर्ट को क्या करता है बेटा, इनहिबिट करता है, उसके जो है इनहिबिट नहीं करता, ये रीअपटेक ऑफ डोपामाइन को क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो दो न्यूरॉन के बीच में डोपामाइन हमेशा रहता है। और डोपामाइन आपको पता ही है क्या करता है, डोपामाइन हैप्पी हैप्पी फीलिंग दिलाता है ना। जब आप रील स्क्रॉल करते हो, अगली बार रील स्क्रॉल करोगे तो क्या डोपामाइन रिलीज करती है अरे वाह, बिल्ली की वीडियो देख ली, कुत्ते की वीडियो देख ली, आजकल वो डांसिंग वाला क्या बोलते हैं, वो कुत्ता जो चल रहा होता है उसकी वीडियो देख ली, ही तो जितनी बार आप रील देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, उसमें क्या होता है, आपका डोपामाइन रिलीज होता है, ठीक है। फिर आप बार बार देखते हो, डोपामाइन और रिलीज होता है, तो आप धीरे धीरे उसके एडिक्ट हो जाते हो। तो अगर देखा जाए तो जो होती है, जो आपकी जो रील्स और शॉर्ट जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो, उसके पीछे वो ये कहीं ना कहीं वो कोकेन को क्या कर रही है बेटा, वो मिमिक कर रही है। आप समझ सकते हो क्या गेम चल रही है आपके साथ, और आप कह रहे हो कि मैं फोकस नहीं हो पा रहा, मैं ADHD है, ये है वो है, नहीं, नशेड़ी हो चुके हो आप। जो है, जो डोपामाइन जो रिलीज हो रहा है ना बार बार बॉडी के अंदर, ये बेटा नशेड़ी कर देता है आपको ये। और आधे 90% बंदे इस टाइम नशेड़ी हैं, किस चीज के, डोपामाइन के। कोकेन नहीं ले रहे, बट क्या ले रहे हैं, रील शॉर्ट और शॉर्ट फॉर्म ले रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, ब्रेन क्या हो रहा है आपके साथ, आपको पता भी नहीं है। फोकस क्या होगा आपको, 5 मिनट के बाद जब वो बुक उठाते हो आप, उसके बाद फिर से क्या करते हो आप, ये उठा लेते हैं 5 मिनट के बाद, ठीक है। आज क्या बोलते हैं, मम्मी और पापा को हम निराश नहीं होने देंगे, निराश नहीं होने देंगे, हम उनको निराश नहीं होने देंगे। फिर 5 मिनट फिर से क्या बोलते हैं, ही कुत्ते बिल्लियों वाली वीडियो, ठीक है। तो बेटा ये जो है क्या कर रही हैं, आपके सीएनएस के साथ खेल रही हैं, यूफोरिया हैप्पी फीलिंग दिला रही हैं। बच के रहो, अपने गोल के साथ अलाइन रहो बेटा। आप पढ़ते हो, मैं आपको बता रहा हूं, कहीं ना कहीं ये भी ड्रग अब्यूज में चल रही है, ठीक है। एक्सेसिव डोज कॉज द हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन होती है। तो हेलुसिनेशन तो होती है बहुत सारे बंदों को, उनको लगता है कि बस दुनिया इंटरनेट की दुनिया, बाकी तो कुछ है ही नहीं। इसके बाद क्या बेटा, हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजन का मतलब क्या होता है, एकदम से पता ही नहीं चलता बंदे को दुनिया रियल है कि नहीं, एक अलग ही दुनिया बन जाती है बेटा उसकी, तो उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा। अब आप मेरे को ये बताओगे, जो है एट्रोपा बेलाडोना हो गया, धतूरा हो गया, ये दोनों के मतलब ये दोनों के दोनों जो प्लांट हैं बेटा, ये आप मेरे को बताओगे कौन सी फैमिली से आते हैं। ये वाला चैप्टर भी बेटा मैं आपको कवर करवाने वाला हूं, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, ये भी कवर करेंगे। तो ये हेलुसिनेशन करते हैं बेटा, असली सच्चाई से आपको हटा देते हैं। आल्सो फाउंड इन द LSD, दैट इज फ्रॉम द क्लेविसेप्स परप्यूरिया। बेटा ये भी एक फंगस होती है जो कि एस्कोमाइसिडीज में आती है। इसको मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कवर करवाने वाला हूं, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, उससे LSD मिलता है। अच्छा, जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं उसके जो 2 एग्जांपल हैं वो है THC और CBD, THC और CBD। बेटा ये क्या होते हैं, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रिसेप्टर ब्रेन पे वो करते हैं, ये डिप्रेसेंट होते हैं, ये भी स्लो करते हैं बंदे को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसको आता है बेटा स्मोकिंग। स्मोकिंग भी एक टाइप का ड्रग अब्यूज है,
ठीक है। तो स्मोकिंग जो पर्सन करता है, जो कि नहीं करना चाहिए, वो जो है एडवांस उठा ली, छोटी एडवांस उठा ली और बड़ी एडवांस उठा ली, और वो मिंट उठा ली और जो पान फ्लेवर उठा ली, वो बेटा इमीडिएटली क्या करती है, वो जो आपकी किडनी के ऊपर जाएगी और किडनी में जो एड्रीनलिन जो ग्लैंड है उसको एक्टिवेट करेगी, और क्या हो जाएगा, एड्रीनलिन रिलीज होगा आपकी बॉडी के अंदर, रश होगा। नॉर एड्रीनलिन और एड्रीनलिन यानी कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन एक ही बात है, दोनों का नाम है, रिलीज करेगा और क्या बोलते हैं, बॉडी को आपको अच्छा लगता है। कौन सा, मोस्टली निकोटिन ये काम करता है, ठीक है। बट बाकी जो इसमें जो स्मोक में बेटा बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, 1000 से ज्यादा जो है कंपाउंड्स होते हैं, जो क्या उसमें बहुत सारे जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं। तो कार्सिनोजेंस बेटा कहां पे काम कर रहे होते हैं, इमीडिएटली जो कांटेक्ट में आता है वो कौन सा आता है बेटा, वो आता है लंग्स। तो लंग्स में क्या कॉज करेंगे बेटा, ये करेंगे ऑब्वियसली कैंसर तो कॉज करते हैं, लंग्स कैंसर कॉज करते हैं, साथ में अस्थमा कॉज करते हैं। अस्थमा का दूसरा नाम क्या होता है यहाँ पे, एक एम्फाइसीमा। तो ये क्या है बेटा, एम्फाइसीमा क्या होता है, एक टाइप का सीओपीडी है। सीओपीडी क्या होता है, सीओपीडी क्या होता है बेटा, ये आप मेरे को जो है बताओगे, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। तो सीओपीडी बेटा एम्फाइसीमा एक उसका टाइप है, अस्थमा भी सीओपीडी का टाइप है, कैंसर भी कॉज कर सकता है। और जो है हार्ट के ऊपर, क्योंकि बेटा हार्ट के ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर डालता है कौन, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन, तो उससे रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं। कोरोनरी आर्टरीज क्या होती है, श्रिंक हो जाती है। निकोटिन जो होता है बेटा वो क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है, और वो जो ब्लड वेसल्स है उसको श्रिंक करता है, उसकी साइज को, खास करके कोरोनरी आर्टरी को। कोरोनरी आर्टरी अगर ब्लॉक होती है तो बेटा हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। तो स्मोकिंग जो है अगली बार जब उठाओगे तो बेटा ध्यान रखना, एक सिंगल जो कश है आपके एड्रेनल के ऊपर डालेगा, डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, और एड्रेनल जो है आपके हार्ट को वीक करेगा, और निकोटिन भी डायरेक्ट हार्ट को वीक करता है। ठीक है बेटा, तो अच्छा लगना, अगली बार सोच लेना भी अच्छा कैसे लगता है। फिर आता है अल्कोहल अब्यूज, लास्ट पार्ट है हमारा ये, ठीक है। अल्कोहल, कैंसर वाला पार्ट मैंने पहले करवा दिया था बेटा, पिछले पार्ट में करवा दिया, जाके देख लेना आप। तो ये वाला जो पार्ट है बेटा, जो है फॉर एग्जांपल जो आप उठाते हो कि भैया, तो देखा होगा आपने 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं अपने रम, और एक गुरु रंधावा गाना आया, बोतले अजूल दिए, है ना, अजूल होगी, अजूल कंपनी, आई डोंट नो, मैं कंपनी नाम लिख नहीं सकता, मुझे नहीं पता भैया। ये जो रम है, वोडका है, ठीक है, ये तो हमारे सिलेबस में भी है। विस्की हो गया, ब्रांडी दी बोतल, है ना, और क्या बोलते हैं जो है बियर हो गया, ये सारे के सारे बेटा किस में आते हैं, ये अल्कोहल, इस अल्कोहल कंटेंट होते हैं, डिफरेंट अल्कोहल कंटेंट होते हैं, और ये डिस्टिल्ड और नॉन डिस्टिल्ड शैंपेन हो गया, सब इसमें आते हैं। तो पार्टी वार्टीज में यूज होते हैं। अब बहुत सारे जो है बंदे पार्टी कर रहे होते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, इसका जो है पूरी बॉडी के ऊपर असर होता है। सबसे पहले स्टेज होती है वो कौन सी होती है, फैटी लिवर होती है। दूसरे नंबर फिर कहाँ पहुंच जाती है, वो लिवर सिरोसिस पे पहुंच जाती है। और इसमें बेटा क्या होता है, क्योंकि जो बहुत पर्सन डिहाइड्रेटेड हो जाता है, ठीक है, इसको पी के डायरेटिक होती है ना, तो डिहाइड्रेटेड होगा तो सबसे ज्यादा लोड किसके ऊपर पड़ेगा, किडनी के ऊपर पड़ेगा। तो सारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने से जो है किडनी भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाती है। और अल्कोहल, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, खास करके गाइज के लिए, बॉयज के लिए, ठीक है, बेटा क्या करती है, ये जो स्पर्मोजेनेसिस जो होती है, स्पर्मियोजेनेसिस जो होगी उसके ऊपर फर्क पड़ती है। स्पर्मिएशन में भी क्या करती है बेटा, ये फर्क डालती है। तो स्पर्मिएशन एंड जो है स्पर्मियोजेनेसिस, बेटा दोनों चीजों के ऊपर ये अफेक्ट करती है अल्कोहल। और एक चीज बताता हूं कि जो एक प्रेग्नेंट जो है, एक जो लेडी होती है, उसमें तो एक सिंगल बूंद भी जो अल्कोहल की अगर चली जाए तो बेटा वो डिफॉर्मलिटीज जो है कॉज कर सकती है। क्योंकि जो बच्चे का जो भी नर्वस सिस्टम बन रहा है, अगर वहां पे एक सिंगल छोटी सी कंसंट्रेशन भी अगर चली गई बॉडी के अंदर तो बेटा उस टाइम पे डैमेज हो सकता है, सीएनएस का परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए तो अल्कोहल अब्यूज नहीं है, ये टॉक्सिन है, जहर है, पॉइजन है, ठीक है बेटा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब क्योंकि मैंने इतना कुछ बता दिया है, तो आपको अगर और बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो बेटा ये वाला जो है फ्री रिसोर्सेज, इसको स्कैन कर लीजिए। मैंने बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज रखे हुए हैं,
एवरीडे उसमें कुछ ना कुछ मैं ऐड ऑन करता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ, वो आपके काम आएंगे, जाके देख सकते हो, ठीक है। और जो बेटा जो है हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, उसमें से भी जो है 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल, यानी कि 12 मार्क्स का है। तो नेक्स्ट उसमें मिलते हैं बेटा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका सुनने के लिए।